मुझे कहाँ गया? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भेजो सर। समीर, रितु, हर्षिता, प्रवीण, फरहीन एंड ऑल, विधि, शिवानी, रैनी, कनिका, शिवानी, गुंजन, हिमांशु एंड ऑल। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमें स्टार्ट करना है प्लांट किंगडम। हमने स्टार्ट किया था, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम जिसमें लीनियस का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिस्टम जिसमें बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक में एज सच कोई एनसीईआरटी में तो नहीं है बट फिर भी जॉन हचिंसन का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमने मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़े थे टैक्सोनॉमी में, विच इज न्यू सिस्टमैटिक्स। एक नए तरीके से अगर सिस्टमैटिक्स को पढ़ा जाए तो क्या केस आएगा, उसमें जिन करेक्टर के बेस पे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ उनको कंसिडर करके ब्रांचेस डेवलप कर दी गई, लाइक मार्फोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक अप्रोच एंड ऑल, है ना। इन सब के बारे में हमने देखा था। क्लियर? अमित, श्लोक, तान्या, हिमांशी, जोबिया, विद्या, मीनू, अंशिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम में। हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन में डिविजन्स पढ़ने हैं बिकॉज किंगडम प्लांटी हो गया। अब किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से डिविजन्स आएंगे उन पे फोकस करेंगे एक ब्रीफ आउटलाइन के हिसाब से, और फिर हमें एक एक करके डिवीजन के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और अप टू क्लास क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स की क्लासेस सिलेबस में है तो हम क्लास कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ में क्लासेस के नेम्स मेंशन है, एग्जाम्पल मेंशन है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें जितना कंटेंट प्लांट किंगडम का है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्लांट किंगडम में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पैराग्राफ था वहां से एक लाइन ये इंपॉर्टेंट थी कि प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को शो करते हैं। एक गैमेटोफिटिक जनरेशन है और एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, दोनों एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। तो इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनमें से कितने पार्ट गैमेटोफाइट ओरिजिन के हैं, कितने पार्ट स्पोरोफिटिक ओरिजिन के हैं, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? अभी हम उनको भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें रैंडम 10 to 15 या 12 ऑप्शंस या नेम्स मेंशन कर दिए गए और उसमें से कहा गया कि इनमें से गैमेटोफाइट ओरिजिन के कौन से प्लांट पार्ट हैं, स्पोरोफाइट ओरिजिन के कौन से प्लांट पार्ट हैं, ये रिकॉग्नाइज करना है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थ्रू आउट द प्लांट किंगडम होना होगा और उसके बाद हम हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर? सो प्लांट किंगडम में एक ब्रीफ आउटलाइन समझते हैं, जहां से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। कैसे समझेंगे? किंगडम प्लांटी है हमारे पास, वी हैव किंगडम प्लांटी। अब इस प्लांटी किंगडम को सबसे पहले दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। आपको मैंने पढ़ाया था कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट, कि अगर उसे लगता है कि कोई इंटरमीडिएट कैटेगरी बनानी चाहिए तो बनाई जाएगी, जैसे यहां भी बनाई जाएगी। अगर हम सब किंगडम की बात करें, दीज आर सब किंगडम्स, और ये सब किंगडम्स कौन से हैं? एक है क्रिप्टोगैमिया,
और एक है फेनेरोगेमिया, या इन जनरल आप बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स। क्रिप्टॉस का मतलब होता है हिडन, हिडन, और गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो हिडन मैरिज से मतलब ये है यहां पे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली विजिबल। हमें पता नहीं चलता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रॉपर अलग से नहीं दिखाई देते। जैसे हायर प्लांट्स में फ्लावर आपको एक रिमार्केबल फीचर है, या जिम्नोस्पर्म में कोन का फॉर्मेशन है, दूर से दिखाई देता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, तो ये बन गए नॉन फ्लावरिंग। हालांकि टेक्निकल मीनिंग क्या है, क्रिप्टॉस का मतलब है हिडन और गैमस का मतलब है मैरिज। तो हिडन मैरिज से मतलब है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है वो स्ट्रक्चर हिडन है, वो एक्सपोज नहीं है, वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। सो दे बिकम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको आप इन जनरल क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी तरीके से फेनेरोगेम्स का मतलब क्या है, फेनेरो का मतलब होता है एक्सपोज, मींस जो, और गैमस मींस मैरिज। तो जो स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एक्सपोज होंगे, दे आर क्लियरली विजिबल, सो दे बिकम फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको आप क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सबसे पहले प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स दे आर विजिबल और नॉट। नॉन विजिबल है तो क्रिप्टोगैमस, विजिबल है तो फेनेरोगेम्स, है ना। तो ये सब, अब इसके बाद क्या आएगा, सब किंगडम के बाद डिवीजन बनने। क्रिप्टोगैमिया के अंदर 3 डिवीजन्स बनाए गए थे। वन इज थैलोफाइटा, सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा। सो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स ये कहां जाएंगे, ये नॉन फ्लावरिंग के सेक्शन में जाएंगे, क्रिप्टोगैमस के अंदर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि क्रिप्टोगैमस में, इनमें स्ट्रक्चर तो बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, दे आर नॉट वेल एक्सपोज, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स या क्रिप्टोगैमस प्लांट कहलाएंगे। इसी थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आता है। हालांकि जब ये बनाया गया था, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया कि प्लांटी को 2 में डिवाइड करें फिर उसके आगे डिवीजन्स बनाएं, हमने ये नहीं पढ़ा। तो अगर हम आरएच वेटेकर का फॉलो करते हैं तो इसी थैलोफाइट में से फंगी को निकाल के उन्होंने एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया था। अगर फंगी एक सेपरेट किंगडम नहीं है तो वो एल्गी के साथ थैलोफाइटा के अंदर ही इंक्लूड होगा। एक पुराना क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलेगा थैलोफाइटा इंक्लूड्स, तो थैलो का मतलब है थैलस, थैलस मतलब था एक प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होते। तो रूट स्टेम लीफ कहां नहीं होते, फंगी में भी नहीं होते, एल्गी में भी नहीं होते, लाइकेन में भी नहीं होते, माइकोराइजा में भी नहीं होते। तो इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली किसी पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से थैलोफाइटा का पार्ट थे। तो इस थैलोफाइटा से फंगी को निकाल के एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया आरएच वेटेकर ने, और अब थैलोफाइटा में रह गया केवल एल्गी। तो हमारे लिए एल्गी का कभी आई कि एल्गी किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, सो दे बिलोंग्स टू थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा याद रखना है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसा एनसीईआरटी में है, इनके बारे में हम देखेंगे। फेनेरोगेम्स के अंदर 2 डिवीजन बनाए गए हैं, एक है जिम्नोस्पर्मी और एक आएगा एंजियोस्पर्मी। सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ये आपको मिलेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड, तो ये नेकेड सीड प्लांट हो गए। एंजियोस का मतलब है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब सीड, तो एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड प्लांट हो गए। तो सीड दोनों जगह बनेगा। अब जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि स्पर्मेटोफाइटा, बेंथम एंड हुकर ने क्या वर्ड यूज किया अपने क्लासिफिकेशन में, स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब था सीड बियरिंग प्लांट, है ना, जबकि फेनेरोगेम्स का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि दोनों में एग्जाम्पल सेम आ रहे हैं, स्पर्मेटोफाइटा में भी जिम्नो और एंजियो आ रहे हैं और फेनेरोगेम्स में भी जिम्नो और एंजियो आ रहे हैं, लेकिन दोनों के लिटरल मीनिंग अलग है। अगर फेनेरोगेम्स आता है मींस फ्लावरिंग प्लांट, अगर स्पर्मेटोफाइटा मींस आता है तो आप सीड बियरिंग प्लांट बोलेंगे। और हर एक फ्लावरिंग प्लांट में सीड बनेगा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बिकॉज फ्लावर तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए फ्लावर तो मेल फ्लावर है, तो आपको पता है कि मेल फ्लावर में तो सीड बनेगा नहीं, सीड बनता है फीमेल फ्लावर के अंदर, बिकॉज सीड बनेगा ओवरी से, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
तो मेल फ्लावर है बट सीड नहीं बन रहा। या हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रल फ्लावर भी होते हैं, ना मेल है ना फीमेल है, उसमें केवल एसेसरी वर्ड्स प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में फ्लावर होगा बट सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो फ्लावरिंग प्लांट अलग चीज है और सीड प्लांट अलग है, दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं, फेनेरोगेम्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल सेम आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो एक ब्रीफ आउटलाइन के हिसाब से अगर हम समझें तो इस तरीके से आपको देखना है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इनकी क्लासेस आएंगी, क्लासेस हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो एल्गी में आप जानते हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ब्रायोफाइट में 2 क्लासेस सिलेबस में, लिवरवर्ट एंड मॉस। ऐसे टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब की भी क्लासेस आएंगी, है ना। तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन है, किंगडम प्लांटी, सब डिवीजन क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। उसके अंदर टोटल 5 डिविजन है जो आपको स्टडी करने हैं, है ना। दिशांक ने पूछा है सर अटेंडेंस लिंक इज नॉट अवेलेबल। बेटा मिल जाएगा आपको, वो केल्विन की ऑफिशियल टीम देख लेगी कि अटेंडेंस लिंक कैसे करना है। सो अब कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनमें से वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं, है ना। हम वेस्कुलर प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि वेस्कुलर प्लांट कौन है, वेस्कुलर प्लांट का टेक्निकल टर्म में आप बोलते हैं ट्रैकियोफाइट। ट्रैकीट्स आपको याद होगा, ट्रैकीट्स आप वर्ड यूज करते हैं जाइलम के अंदर, जाइलम में ट्रैकीट्स, वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, ये सब चीजें होती हैं। तो ट्रैकियोफाइट्स वेस्कुलर प्लांट कहलाते हैं। वेस्कुलर प्लांट कौन कौन से आते हैं, इनमें आएंगे टेरिडोफाइट्स, है ना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये तीनों कैसे हैं, ये ट्रैकियोफाइट्स हैं। तो ये वेस्कुलर प्लांट हो गए, है ना। इसका मतलब ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। वेस्कुलर प्लांट का मतलब है हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है वो वेस्कुलर प्लांट कहलाते हैं। तो अगर आगे आएगा भी कि टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर पहली बार इवोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे जो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के सीक्वेंस में पहली बार टेरिडोफाइट में जो आप देखेंगे तो जाइलम फ्लोएम आपको मिलेगा। सो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बन जाएंगे। फिर आगे जिम्नो और एंजियो में भी प्रेजेंट है। तो वेस्कुलर प्लांट के हिसाब से हमने सोचा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां होगा, तो वो एम्ब्रियोफाइटा वर्ड यूज कर सकते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स पूछा जाए क्या है, जैसे ये ट्रैकियोफाइट्स था, है ना। एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना, विच हैव एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो कहां कहां बनता है, एल्गी को छोड़ के बाकी सब जगह बनता है। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, है ना। ब्रायोफाइट्स में भी एम्ब्रियो है, टेरिडोफाइट्स में भी एम्ब्रियो है, जिम्नोस्पर्म में भी एम्ब्रियो है और एंजियोस्पर्म में भी, एक्सेप्ट एल्गी अगर कहा जाए तो बाकी सारे केस में जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के स्टेटस अलग अलग होंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो कहां है और कैसा दिखाई देगा, टेरिडोफाइट्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या है। सो एम्ब्रियोफाइट मींस हैविंग एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको ब्रायोफाइट ऑनवर्ड मिलेगी, आपको एल्गी के अंदर नहीं मिलेगी। मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि कहीं बुक में मेंशन नहीं है कि ये टर्म्स भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चंस दे देते हैं। तो सिंपल आप अपना थोड़ा सा आइडिया लेके कि ट्रैकियोफाइट्स का मतलब जिनमें ट्रैकीट्स, फाइट मतलब प्लांट, ट्रैकीट्स जाइलम का पार्ट है, तो जिनमें जाइलम में ट्रैकीट्स होगी वो ट्रैकियोफाइट्स हो गए। जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोफाइट्स हो गए। इन तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। क्लियर? तो वेस्कुलर प्लांट हो गए। अब सीड प्लांट की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। दोज आर स्पर्मेटोफाइट्स। आपने पिछली क्लास में बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में लिखा था। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या है, सीड प्लांट्स जिनमें सीड बनता है। और इसमें 2 ग्रुप आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म था और एक एंजियोस्पर्म था। सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड का फॉर्मेशन है। सो दीज आर स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? तो ट्रैकियोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइट्स, ये सारे वर्ड आपको समझने हैं।
कि इन वर्ड्स का यूज क्या है। आगे हम जैसे जैसे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हमें ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। क्लियर। अब प्लांट की लाइफ साइकिल के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो हमने अभी कहा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हर एक प्लांट में प्रेजेंट होगा। अगर प्लांट किंगडम का पार्ट है तो इट मींस इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे आएगा? सॉरी, गैमेटोफाइट कहां पे डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहां से आएगी, इवोल्यूशन के हिसाब से सिग्निफिकेंस किसका है, हम इस चीज को भी समझ सकते हैं भाई। आप इस स्लाइड में देखिए, अगर हम इस तरीके से बनाएं, वी हैव 5 ग्रुप, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, है ना। दिस इज एल्गी, दिस इज ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। हमारे पास 5 अलग अलग ग्रुप है ना। अगर हम इसको एक डायगोनल लाइन से डिवाइड कर दें लाइक दिस, ये तो किसी भी ब्लॉक के अंदर जो ऊपर का एरिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये है गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड जनरेशन है ना। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। नीचे का ब्लॉक किस चीज का आएगा? स्पोरोफाइट का आएगा। ये डिप्लॉइड है और इसी सीक्वेंस में आगे इवोल्यूशन भी है। अगर आप इवोल्यूशन को भी पढ़ोगे तो इसी सीक्वेंस में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल एल्गी का ब्लॉक कंसिडर करें, ये एल्गी का ब्लॉक है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये एल्गी है। इस एल्गी के अंदर अगर आप सरफेस एरिया के हिसाब से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द फेस ऊपर वाली है, ये क्या है? गैमेटोफाइट। और फॉर ए शॉर्ट टाइम आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये वाला फेज मिलेगा, नीचे वाला, ये क्या है? स्पोरोफाइट। इट मींस कि एल्गी के अंदर डोमिनेंट स्टेज क्या आएगी? गैमेटोफाइट। और थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी आप क्या लिखोगे एल्गी के अंदर? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा हो जाएगा? शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। ऐसे ही आप ब्रायोफाइट्स में जाएंगे तो ब्रायोफाइट्स में क्या है कि एल्गी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट छोटा हो गया और स्पोरोफाइट एल्गी के कंपैरिजन में बड़ा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एल्गी ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो प्रिमिटिव है या एडवांस है। तो वो आप सारे क्वेश्चंस यहां से कर सकते हैं कि अगर आप ब्रायोफाइट में जाएंगे, एल्गी से कंपेयर करेंगे, तो एल्गी से कंपेयर करने में इसका गैमेटोफाइट कैसा है? कम हो जाएगा और इसका स्पोरोफाइट बढ़ जाएगा। तो स्पोरोफाइट इलॉबोरेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू द स्पोरोफाइट ऑफ एल्गी, गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया विद रिस्पेक्ट टू द गैमेटोफाइट ऑफ एल्गी। और अगर आप टेरिडो से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट एडवांस है, टेरिडोफाइट में और एरिया कम हो जाएगा, स्पोरोफाइट और बढ़ जाएगा। जिम्नो में गैमेटोफाइट और छोटा होगा, स्पोरोफाइट बढ़ जाएगा। एंजियो में ये और छोटे होते होते यहां तक आएगा। तो और यही इवोल्यूशन का भी सीक्वेंस है कि एल्गी पहले आई है इवोल्यूशन में, फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो आए। तो अगर हम इवोल्यूशनरी लाइन पे जाएं तो स्पोरोफाइट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट किंगडम बढ़ेगा, गैमेटोफाइट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट किंगडम छोटा होता जाएगा। एल्गी की मेजॉरिटी ऑफ द स्टेज गैमेटोफिटिक होगी, बट एंजियोस्पर्म की मेजॉरिटी ऑफ द स्टेज स्पोरोफिटिक होगी। क्लियर। एल्गी और ब्रायो में डोमिनेंट क्या पढ़ेंगे? गैमेटोफाइट। जिम्नो और एंजियो में डोमिनेंट क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। क्योंकि टेरिडोफाइट बीच में आ जाएगा तो दोनों के एरिया बराबर आएंगे। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करते तो ये दोनों एरिया बराबर हो जाते, बट क्योंकि स्पोरोफाइट की इंपॉर्टेंस इवोल्यूशन में है, नीचे वाली लाइन क्या शो कर रही है? इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कर रही है। तो टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी? डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा है। ज्यादा मतलब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का है, इसलिए हम बोलेंगे कि टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी है? वो स्पोरोफिटिक है ना। तो यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किसका गैमेटोफाइट किसके कंपैरिजन में प्रिमिटिव या एडवांस है। ऐसे ही किसका गैमेटोफाइट किसके कंपैरिजन में स्पोरोफाइट प्रिमिटिव या एडवांस है। और इवोल्यूशन में किसकी इंपॉर्टेंस है ना। जैसे क्वेश्चन आता है कि एल्गी प्रिमिटिव है, क्यों? आंसर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि एल्गी एपिटिक होती हैं,
है ना, या एल्गी में प्लांट बॉडी थैलॉइड है, या एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, या ऑल ऑफ द अबव आंसर दे दिया जाए, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा कि एल्गी प्रिमिटिव क्यों है ना। अगर कभी कहा जाए कि एल्गी आर प्रिमिटिव, है ना, इससे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि एल्गी प्रिमिटिव है, उसके रीजन दे दिए गए 4 ऑप्शन कि ये एक्वेटिक है, बीइंग एक्वेटिक, बीइंग थैलॉइड, बीइंग डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, या चौथा ऑल ऑफ द अबव भी है। बताइए आंसर क्या है। एल्गी आर प्रिमिटिव बिकॉज ऑफ एनीवन? प्रवीण ने रिप्लाई किया है डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, दिशांक ने लिखा है ऑल, शिवानी ने लिखा है सी, और महनाज ने भी लिखा है ऑल, और अंशिका एंड तानिया, शाद कुरैशी, गुंजन ने लिखा है डी, सदफ ने लिखा है सी, जोबिया ने लिखा है सी, प्राची सिंह ने लिखा है सी, हर्षित वर्मा डी, हर्षित दूसरे हैं सी सी सी, कुछ लोगों ने सी लिखा है, कुछ लोगों ने डी लिखा हुआ है ना, ब्यूटी ने भी लिखा है ऑल। अब देखो इसमें क्या है, अगर एक्वेटिक होना प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ऑल होने के लिए ऊपर के तीनों ऑप्शंस जस्टिफाई करने हैं हमें, और या फिर सी होगा, ये तो सबको पता ही है कि या तो डोमिनेंट, एल्गी के लिए बातें तो तीनों सही हैं, बट एल्गी प्रिमिटिव है तो क्यों प्रिमिटिव है, इसलिए कि एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक तो ब्रायोफाइट्स में ही है, एक्वेटिक आप टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ोगे, जिम्नो में कोई एक्वेटिक नहीं है, एंजियोस्पर्म में भी एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक होना प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है। एंजियोस्पर्म में जैसे आपने अगर पहले से पढ़ा रखा है तो वॉल्फिया है, जोस्टेरा है, हाइड्रला है, आइकॉर्निया है, पिस्टिया है, देयर आर सो मेनी एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट है तो एक्वेटिक होना प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज वो तो एंजियोस्पर्म में भी एक्वेटिक नेचर है। इसी तरीके से थैलॉइड की अगर हम बात करेंगे तो एल्गी में थैलॉइड है, ब्रायोफाइट्स में भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लिवरवर्ट और प्रोटोनेमा, टेरिडोफाइट्स में भी प्रोथैलस है, जिम्नो के अंदर भी फीमेल गैमेटोफाइट थैलॉइड ही होता है। तो थैलस होना भी प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट स्टेजेस ऑफ गैमेटोफाइट, क्योंकि नेचर में गैमेटोफाइट का डोमिनेंट होना, डोमिनेंस को शो करना प्रिमिटिव कैरेक्टर है। यहाँ ये ब्लॉक डायग्राम इसीलिए तो पढ़ा है आपको कि आपको ये समझना है कि प्रिमिटिव क्यों है, एडवांस क्यों है। तो कहीं भी अगर प्रिमिटिव एडवांसमेंट की बात आएगी और उसमें ऑप्शन में गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट दे रखा है तो राइट आंसर यही आएगा। एल्गी प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि उनके अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन ज्यादा है, डोमिनेंट है। एंजियोस्पर्म एडवांस इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन सबसे ज्यादा है। अगर क्वेश्चन यही होता कि एल्गी की जगह लिख दिया जाए एंजियोस्पर्म और प्रिमिटिव की जगह एडवांस, एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस है क्यों, एक्वेटिक है इसलिए या टेरेस्ट्रियल है इसलिए, तो गलत है। रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगा तो सही नहीं होगा, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है ये बात सही होगी, है ना। तो इस केस में जो दे रखा है एल्गी आर प्रिमिटिव बिकॉज ऑफ डोमिनेंट गैमेटोफाइट, यहां राइट आंसर क्या आना चाहिए, यहां आंसर आएगा कि एल्गी प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि उनका डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफिटिक है। इवोल्यूशन में ये लिखा हुआ है आपके सामने कि इवोल्यूशन में स्पोरोफाइट का होना सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमें ये देखना है कि इनमें से डिप्लॉयड क्या है, उसके हिसाब से ही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो जर्नल जैसे था हमारा टॉपिक ब्रीफ आउटलाइन प्लांट किंगडम की, तो हमने वो स्टडी किया। आगे आपको एल्गी पढ़ना है, एल्गी की जर्नल कैरेक्टर्स और उनकी क्लास कैरेक्टर्स को देखना है ना। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एल्गी पे। सो एल्गी दैट इज थैलोफाइटा, है ना। एल्गी बिलोंग्स टू डिवीजन थैलोफाइटा, अभी हमने स्टडी किया। ब्रीफ आउटलाइन लेनी है हमें, हैबिटेट कैसी है, कहाँ एल्गी ग्रो करती हैं, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, इनमें न्यूट्रिशन कैसा है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स अगर हैं तो वो सब देखना है। जर्नल है, आप कह सकते हैं कि है तो थ्योरेटिकल बट फिर भी इंपॉर्टेंट है ना, प्लांट किंगडम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए आपको इस पर फोकस करना है। अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो एल्गी प्रीमियरली एक्वेटिक हैं, लार्जली मोस्ट ऑफ द केस में एल्गी कहा जाए तो कैसी है, ये एक्वेटिक होती हैं।
फ्रेश वाटर में भी है, मैरीन वाटर में भी है ना, आपको दोनों जगह एल्गी मिल जाएंगी। इवन स्टोन्स के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, सॉइल में भी एल्गी प्रेजेंट है, वुड में भी ग्रो कर जाएगी, एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो कर जाएगी, जैसे देखा है स्लॉथ बियर, तो स्लॉथ बियर की बॉडी पे भी एल्गी ग्रो कर जाएंगी, उनमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स जो बियर की बॉडी या फर के अंदर होंगी उनमें भी एल्गी ग्रो कर जाती है ना। वाटर होना जरूरी है, प्रीमियरली एक्वेटिक है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही है कि एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है। सो दे आर आल्सो फाउंड सिम्बायोटिकली विद फंगी इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन। तो एल्गी की हैबिटेट के बारे में ये। अब यहां से एक एक्सेप्शन क्या है कि जैसे ये लार्जली एक्वेटिक है, अगर ये लार्जली एक्वेटिक है तो टेरेस्ट्रियल एल्गा कौन सा होगा? कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि टेरेस्ट्रियल एल्गा कौन सा है, तो टेरेस्ट्रियल में एक एग्जांपल याद रख लीजिए, फ्रिस्चिलेरिया, इट्स एन टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल का मतलब है नियर टू वाटर बॉडी, ऐसा भी नहीं है कि टेरेस्ट्रियल में सीधे आप डेजर्ट में ले जाओगे। एल्गी पानी में ग्रो करती है, प्रीमियरली एक्वेटिक है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है, इसलिए नियर टू बॉडी पॉन्ड या रिवर का कोई बैंक होगा, किनारा होगा, मड होगा, तो उस टाइप की सॉइल के अंदर वो ग्रो कर जाएंगी। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी के एग्जांपल में अगर कभी आए, पुराना क्वेश्चन है, तो फ्रिस्चिलेरिया याद कर सकते हैं। अदरवाइज एल्गी प्रीमियरली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर एंड मैरीन दोनों जगह है, स्टोन, वुड, सॉइल, स्लॉथ बियर की बॉडी, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, हर जगह ग्रो कर सकती हैं। और फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसे आप लाइकेन बोलते हैं। ये एल्गी की जनरल हैबिटेट के बारे में हुआ। प्रवीण ने पूछा सर एल्गी तो वहां ग्रो करती है जहां ह्यूमिडिटी हो, बट स्लॉथ बियर पर ह्यूमिडिटी कैसे होती है? बताया तो मैंने, स्लॉथ बियर की बॉडी पे अगर क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होंगे, आइस के क्रिस्टल्स हो या मॉइस्चर भी अवेलेबल होगा तो उस पर ग्रो कर जाएगी, है ना। इसलिए मॉइस्चर होना जरूरी है ना, बिना वाटर के जीरोफिटिक हैबिटेट नहीं होनी चाहिए, है ना, वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे सॉइल में भी पानी तो नहीं होता, लेकिन सॉइल में सॉइल का मॉइस्चर तो हमेशा होता है। वुड पे वाटर तो नहीं है, बट वुड अगर मॉइस्ट है, मॉइस्ट वुड है तो उस पर ग्रो कर जाएगी। स्टोन्स वैसे तो सूखा हुआ है तो एल्गी ग्रो नहीं करेगी, लेकिन अगर पानी के नीचे कोई स्टोन पड़ा हुआ है तो उस पे स्टोन के साथ वो ग्रो कर जाएगी। इस तरीके से इसका मतलब है ना। प्लांट बॉडी कैसी है? अभी हमने ब्लॉक डायग्राम से देखा था कि एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी आएगी, डोमिनेंट स्टेजेस गैमेटोफिटिक, तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो गई। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, तो डेफिनेशन आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से तो यही होनी चाहिए थी कि एल्गी या प्लांट मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है ना, क्लेमाइडोमोनास है, और भी एग्जाम्पल अभी आएंगे, क्लोरेला भी है इसमें, आप अगर लिखना चाहें तो ये भी सिंगल सेल का है, क्लोरेला है ना। और इसके अलावा एसिटाबुलेरिया भी है, ये भी सिंगल सेल का है ना। तो ये सब भी सिंगल सेल के हैं, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के हैं। अब सिंगल सेल के हैं तो एज पर आर.एच. व्हिटेकर क्या होना चाहिए था? इनको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था, बट टेक्निकली इनकी पोजीशन कहां पे है? इनको एल्गी में ही कंसीडर करना है आपको, ठीक है। कॉलोनी की फॉर्म में आ गए, ग्रुपिंग बन गई, तो ग्रुपिंग के हिसाब से वॉल बॉक्स आ जाएगा। एनसीईआरटी में वॉल बॉक्स का फिगर भी दिया है कि एक स्फेरिकल कॉलोनी है जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल इज इंडिपेंडेंट, तो इसलिए वो यूनिसेलुलर में कॉलोनियल हैबिट आ जाएगी। ये तो एक्सेप्शंस हो गए कि एक सेल का है या एक सेल की ग्रुपिंग हो गई और कॉलोनी की फॉर्म में बन गया, जैसे वॉल बॉक्स में। इन ऑल द केस, इनको छोड़ के अगर हम स्टडी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में एल्गी मल्टी सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होते। हमने पढ़ा था कि जहां भी रूट स्टेम लीफ नहीं होते उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलस। तो यहाँ पे बॉडी कैसी हो जाएगी? थैलॉइड। और थैलॉइड बॉडी में जो अपीयरेंस आएगा वो अपीयरेंस कैसा है? फिलामेंट के जैसा है, एक थिन फिलामेंट के जैसा है, तो फिलामेंटस हो गया है ना। जैसे अगर आप अपीयरेंस बनाओगे तो ये एक फिलामेंट है, ये मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर में मान लीजिए ये फिलामेंट है, तो इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, ये इस वजह से ये अटैच हो गया किसी भी सरफेस से, तो ये फिलामेंटस, तो ये अपीयरेंस हो गया। थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब ये था कि जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो, नॉट हैविंग रूट स्टेम एंड लीव्स, जैसे फंगी में भी था, फंगी के माइसीलियम में भी रूट स्टेम लीफ नहीं था,
तो इसलिए हमने उसको भी थैलॉइड लिखा। मल्टी सेल का है तो मल्टी सेलुलर है, थैलॉइड है, फिलामेंटस है। प्रवीण ने पूछा था, हाँ भाई मैंने ह्यूमिडिटी पहले ही लिख दिया था, मॉइस्चर जरूरी है। ओके सर, एल्गी की स्टडी को क्या करते हैं? एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, सब पूछे नहीं जाते क्वेश्चंस। फाइको एल्गी के लिए वर्ड यूज करते हैं, लॉगॉस स्टडी, तो यहां फाइकोलॉजी या एल्गी है तो एल्गोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोल सकते हैं। सो हैबिटेट हो गया, प्लांट बॉडी हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो न्यूट्रिशन कैसा है? आपने पढ़ा है प्लांट किंगडम है तो इन जनरल ऑटोट्रॉफिक रहेगा। जहां चेंजेस आएंगे बस हमें वो चेंजेस देखने। तो चेंजेस यहां पे क्या है? जैसे फ्यू पैरासिटिक लिखा हुआ है। अब पैरासिटिक का एग्जांपल क्या है? तो पैरासिटिक एग्जांपल में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, सेफेलियोरॉस, ये एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है। तो पैरासिटिक के भी एग्जाम्पल में एल्गी हैं, ऑटोट्रॉफिक ना होके पैरासिटिक फॉर्म में होंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। एल्गी क्योंकि फिलामेंटस फॉर्म में है, जितने फिलामेंट के पीसेस करेंगे हर फिलामेंट से एक कॉलोनी बन जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल ज़ूस्पोर्स आ गए। ज़ूस्पोर मैंने आपको फंगी में भी पढ़ाया था, और इसीलिए फाइकोमाइसिटीज को आपने लिखा था कि वो एल्गल फंगी है, बिकॉज एल्गी में भी ज़ूस्पोर बनता है, फंगी में भी ज़ूस्पोर था, एल्गल फंगी में ज़ूस्पोर था। फ्रेगमेंटेशन दोनों जगह हो रहा है। प्लांट बॉडी थैलॉइड दोनों ही जगह है, एल्गी में भी है, फंगी में भी है। इसीलिए जब ये थैलोफाइटा में थे, किसी ने एल्गी और फंगी को एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज थैलोफाइटा। तो रखने का रीजन यही था कि एक्सेप्ट द न्यूट्रिशन एवरीथिंग इज सेम। एल्गी और फंगी को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। एल्गी और फंगी दोनों में प्लांट बॉडी थैलॉइड है, रूट स्टेम लीफ नहीं है। एल्गी और फंगी दोनों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर भी बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीनों टाइप का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। तो और लाइफ साइकिल पे भी हम पढ़ेंगे तो हैप्लॉन्टिक एल्गी की भी है और फंगी की भी थी। द मेन डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो एल्गी मोस्टली ऑटोट्रॉफिक है और फंगी जो है वो सारी की सारी हेट्रोट्रॉफिक है। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग था। पारस वेटेकर ने न्यूट्रिशन की वजह से ही जो है फंगी को प्लांट किंगडम से निकाल के एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल ज़ूस्पोर एल्गी में भी है और कुछ फंगी में भी आपने पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी पॉसिबिलिटी है, आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, oogamous भी है। तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन तीनों का मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे। सेक्स ऑर्गन में एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो एक ही सेल के बनेंगे, तो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे और उनपे कोई कवरिंग नहीं होती। अगर उनपे कोई कवरिंग नहीं होगी तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन जैकेटेड कहलाएंगे। जैकेट इज द कवरिंग। तो सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल के हैं और उनपे कोई कवरिंग नहीं है ना, तो नॉन जैकेटेड हो जाएंगे। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous क्या है ये अभी हम स्टडी करेंगे, आपको ये ग्रीन एल्गी में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आइसो, एनाइसो, oogamous अभी हम देखेंगे। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, नॉन जैकेटेड है, तो ये याद रखना है। एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन है ना, जहां जहां एक्सेप्शन है वहां वहां याद रखना है। एक्सेप्ट इन कारा, 12th की बुक में दिया हुआ है कि कारा के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, कवर्ड। तो कारा को छोड़ के, कारा बेसिकली कारा का एक पूरा ग्रुप है, कारा का एक ऑर्डर आएगा कैरल्स। तो कैरल्स ऑर्डर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल के ना होके मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। बाकी जब भी पूछा जाएगा कि एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे हैं तो वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड आएंगे, लेकिन कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? इस टाइप के। सेक्स ऑर्गन के नाम क्या है? एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? ऊगोनियम। ये वर्ड याद रखिएगा कि मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड oogamous, है ना।
दिशांक, एल्गी का क्लासिफिकेशन तो मेनली पिगमेंट पर डिपेंड करता है, तो एक पिगमेंट का नाम बता दीजिए। हाँ, दिशांक ने लिखा था कि एल्गी का क्लासिफिकेशन तो पिगमेंट पे डिपेंड करता है, तो एक पिगमेंट का नाम बता दीजिए। तो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आ जाएगा, है ना, आप वेट करिए। और ब्यूटी ने कहा सर कारा क्या होता है? कारा एल्गी है, जैसे मेरा नाम दीपक है वैसे कारा एक एल्गी का नाम है। तो कारा जो एल्गी है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन वैसे नहीं है जैसे आपने जर्नल कैरेक्टर्स में लिखा। यहां लिखा है सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है, कोई कवरिंग नहीं है, जबकि कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। क्लियर? और डायग्राम देखना हो तो 12th की एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसमें कारा के सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बना हुआ है ना। जैसे मैंने आपको 2-3 बार तो बोल ही दिया है पूरे सेशन में, आगे भी कई बार आएगा कि सारा एनसीईआरटी इधर उधर करके दिया हुआ है। अगर आप ये लाइन याद रखें कि अब वहां पे अगर कह दिया जाए, मान लीजिए ये ना पढ़ाया जाए कारा क्या है, वहां पे आपको मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर और मैंने लिखा कि कारा में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, और फिर आपसे पूछा जाए कि कारा है क्या? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, पता ही नहीं है किसी को। या कारा एल्गी है तो कौन सी एल्गी है? ग्रीन है, ब्राउन है या रेड है? अगर ग्रीन एल्गी है तो फिलामेंटस है, ब्रांच है, अनब्रांच है, कुछ पता ही नहीं है। तो नाम कारा दे दिया एनसीईआरटी, लेकिन कारा के बारे में कुछ नहीं बताया। कारा एक्चुअली ग्रीन एल्गी में आप पढ़ेंगे, अभी हम ग्रीन एल्गी स्टडी करेंगे तो उसमें कारा आएगा। तो कारा के सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, फिलहाल आपको ये याद रखना है। और जो दिशांक का क्वेश्चन था कि पिगमेंट के नाम, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। हर्षिता ने लिखा था कारा इज ए ग्रीन एल्गी, वो ठीक है। ठीक, तो सेक्स ऑर्गन के नाम क्या हुए? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, है ना। ये यूजुअली आप सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बोलते हैं। आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन आएगा ब्रायोफाइट से आगे, ब्रायोफाइट और उसके आगे ऑनवर्ड। लेकिन एल्गी में सेक्स ऑर्गन क्योंकि सिंगल सेल का है तो फीमेल वाले को नाम दिया गया है ऊगोनियम, मेल वाले को एंथ्रीडियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट केवल एक ही सेल का बनेगा, सिंगल सेल्ड जाइगोट, एक सेल का जाइगोट होगा और जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाएगी। जब इमीडिएट मियोसिस हो जाएगी तो मियोसिस के बाद फिर से हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट आ जाएगा। तो जाइगोट एक सेल का है और वो पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके हिसाब से फिर लाइफ साइकिल कैसी हो गई? हैप्लॉन्टिक। इन मोस्ट ऑफ द एल्गी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस होती है तो यहां मियोसिस क्या कहलाएगी? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या है? क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हुई है तो लाइफ साइकिल क्या कहलाएगा? जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा। सो ये ग्रीन एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स हुए कि ग्रीन एल्गी में क्या क्या केस है ना। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन को लेके। अगर आप इन जर्नल देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एज ए प्राइमरी CO2 फिक्सेटर, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगी तो फोटोसिंथेसिस सरफेस एरिया के हिसाब से होती है। एल्गी माइक्रोस्कोपिक है तो इनका सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो अर्थ पे जो टोटल फोटोसिंथेसिस होती है उसका 50% अप्रोक्सीमेटली फोटोसिंथेसिस कहा जाए या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहा जाए, एक ही बात है। फोटोसिंथेसिस में जो आप डार्क रिएक्शन पढ़ते हो उसको CO2 फिक्सेशन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के मामले में 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फिक्स बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस हो गई। और एज ए प्रोड्यूसर तो आप पढ़ते ही हैं, अगर टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, कोई भी इकोसिस्टम होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड या डेजर्ट या फॉरेस्ट, कोई भी हो, इकोसिस्टम में एल्गी यानी प्रोड्यूसर्स आएंगे। और स्पेशली अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो क्योंकि अभी हमने लिखा कि एल्गी प्रीमियरली एक्वेटिक है, तो इसका मतलब है पॉन्ड, लेक या ओशियन या एस्चुरी, इन सारे इकोसिस्टम को कंसीडर करेंगे तब तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो एल्गी मेन प्लांट हैं, मेन प्रोड्यूसर्स हैं। तो एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये इनकी नेचर में इंपॉर्टेंस हो गई कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 50% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय एल्गी। और दूसरा ये कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं। क्लासिफिकेशन में एल्गी के क्राइटेरिया क्या क्या है? एल्गी को 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब ये भी वो क्लासेस हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखी है आपको।
अदरवाइज आप एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते तो एल्गी में टोटल 11 क्लासेस हैं, बट हमें बेसिकली 3 क्लासेस पे फोकस करना है। एंड ये क्लासेस किस बेस पे बनाई गई हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल किस एल्गी का कौन सा है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्टेज। जो फ्लैजिलेटेड स्टेज है वो क्या है? अभी हमने लिखा था दिस इज ज़ूस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर है या नहीं है तो कैसा है, ये क्राइटेरिया है। और चौथा है टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने देखा था आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous, 3 टाइप का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, ये इन क्राइटेरिया के बेस पे एल्गी को 3 मेजर क्लासेस पे डिवाइड किया गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहीं से आया कि एल्गी आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। अब आपको यही 4 ऑप्शन दे दिए जाए और चारों में से एक चूज करना हो। वैसे तो ये सारे क्राइटेरिया एल्गी को कैटेगराइज करने के हैं, बट इनमें से किसी एक को अगर चूज करना हो तो राइट आंसर क्या आएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे पहले क्या आएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बिकॉज एल्गी में कलर इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, येलो ब्राउन एल्गी, है ना, और ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी येलो एल्गी भी होती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एल्गी है। तो एल्गी में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कलर। और कलर किस वजह से आता है? कलर आता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अगर इनमें से कोई एक चूज करना है तो टॉप पे क्या आएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और नहीं तो ये मेजर क्राइटेरिया है जिनके बेस पे एल्गी को डिवाइड किया गया इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, है। फर्स्ट वन इज, इसको हम क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी एनसीईआरटी ने नहीं दिया बिकॉज किसी ने इसको क्लास माना है, किसी ने इसको सब डिवीजन माना है, तो ये वेरिएबल है। क्लोरोफाइसी हो या जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया हुआ है, जो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन में, तो कहीं पे क्लोरोफाइसी है तो कहीं पे क्लोरोफाइटा लिखा होगा, एक ही बात है। क्लोरोफाइटा लिखा जाए या क्लोरोफाइसी, दोनों का मतलब ग्रीन एल्गी ही है। बस फाइसी क्लास के हिसाब से आएगा और फाइटा आप जैसे डिवीजन के हिसाब से मानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में तो क्लोरोफाइसी लिखा होता है, बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी। अगर कहीं क्लोरोफाइटा लिखा हुआ है तो भी हमारे लिए टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों का मतलब ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के सेलिएंट फीचर्स क्या है? मोस्ट एडवांस एल्गी माना जाता है, और एडवांसमेंट का रीजन अगर कहा जाए तो क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक है और एक्वेटिक के बाद टेरेस्ट्रियल मोड इवोल्यूशन में आया, और टेरेस्ट्रियल में जो पहला प्लांट ग्रुप आएगा वो ब्रायोफाइट आएगा। ब्रायोफाइट एम्फीबियंस हैं, पानी में भी है, टेरेस्ट्रियल मोड में भी है। तो टेरेस्ट्रियल के लिए, और फिर ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो। तो हायर प्लांट का जो एंसेस्टर है वो क्या हो गया? एल्गी। अब कौन सी एल्गी? ग्रीन एल्गी। क्यों ग्रीन एल्गी है? उसका भी रीजन है कि जो अभी मैंने लिखा था कि कारा, जिसमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड पड़े हैं आपने, ऐसे ही सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा इवोल्यूशन में प्राइम इंपॉर्टेंस का फीचर है। अगर मल्टीपल फीचर्स होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवोल्यूशन में दी गई। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन एल्गी में जैसे कारा एग्जाम्पल है, जिसके सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन से रिजेंबल करते हैं, दोनों ही केस में मल्टी सेलुलर जैकेटेड हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन एल्गी को मोस्ट एडवांस एल्गी माना गया। हैबिटेट में मोस्टली फ्रेश वाटर है, ये आपको है ही, क्योंकि एल्गी प्राइमरली एक्वेटिक है। अब हमें ये देखना है कि एक्वेटिक में कौन कहां प्रेजेंट है। रेयरली मैरीन है, और जो रेयर है हमेशा से वही एक्सेप्शन हो गया, यही इंपॉर्टेंट हो गया। मैरीन के एग्जाम्पल में क्या आ गया? एसिटाबुलेरिया और अल्वा। ये कैसे हैं? दीज आर मैरीन ग्रीन एल्गा। सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरीन ग्रीन एल्गा? तो मैरीन ग्रीन एल्गा के अंदर एग्जाम्पल एसिटाबुलेरिया और अल्वा, ये 2 चीजें आ जाएंगी। क्लियर? प्लांट बॉडी कैसी है? अगेन जो भी हमने लिखा था कि एक्सेप्शनली तो यूनिसेलुलर या कॉलोनियल है, सेम एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है? एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। और कॉलोनी में एग्जाम्पल क्या है? वॉलबॉक्स। तो ये तो एक्सेप्शंस हो गए। और ये फिर मोस्ट ऑफ द केस में तो ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द केस में मल्टी सेलुलर आएगा, थैलॉइड आएगा।
थैलाइड में जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फिलामेंट बन जाएगा। अगर फिलामेंटस है तो ये एग्जांपल है, फिलामेंट अभी आपको बना के दिखाया था, जैसे ये यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट है, तो इसमें मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्टेज हो गई इस तरीके से, है ना। तो ये फिलामेंट है, इसमें यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह एग्जांपल है। या थैलाइड है पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा आप जैसे पढ़ते ही है, पैरेनकाइमा आपको एनाटॉमी में पढ़ाया गया है। तो पैरेनकाइमा सबसे सिंपल टाइप का टिश्यू होता है, तो पैरेनकाइमेटस बॉडी आपको अल्वा में मिल जाएगी। तो मल्टी सेलुलर में फिलामेंट के जैसा अपीयरेंस है, तो यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह। अगर एक थैलॉइड है, कोई शेप नहीं है, सिर्फ पैरेनकाइमा का बना हुआ है, तो अल्वा स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहां से कहा जाए कि मरीन ग्रीन एल्गा, तो ऑप्शन क्या हो गए, एसिटाबुलेरिया और अल्वा। अब एसिटाबुलेरिया तो यहां भी आ रहा है, मान लीजिए कहा जाए यूनिसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा, तो यूनिसेलुलर ये है, यूनिसेलुलर तो ये भी है, बट ये तो मैरीन में नहीं है ना, मैरीन में होते तो यहां एग्जाम्पल में लिखा होता ना। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये यूनिसेलुलर मैरीन हो गया। तो ये कैसे बन गए, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये बन गए फ्रेश वाटर। भाई दो ही तो ऑप्शन है, या तो मैरीन है या फ्रेश वाटर है। अगर कहा जाए कि यूनिसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा, तो ऑप्शन बन गया एसिटाबुलेरिया। अगर कहा जाए यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। एसिटाबुलेरिया आपने कहां लिखा है, ये मैरीन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप करने हैं ना, यही सब तो आपको याद करना है कि अलग अलग केस में है। अब आपसे कहा जाए कि नहीं मैरीन फिलामेंटस मैरीन क्या है, या थैलाइड मैरीन ग्रीन एल्गा कौन सा है, तो थैलाइड तो फिर ये है अल्वा, और अल्वा आपने मैरीन में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अल्वा कैसा हो गया, ये मैरीन हो गया। मल्टी सेलुलर मैरीन अगर कहा जाए तो अल्वा हो जाएगा। तो इसका मतलब यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह कैसे बन जाएंगे, फ्रेश वाटर बन जाएंगे। आने वाले जितने भी कंटेंट होगा प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी, मैं हमेशा आपको एक्सेप्शंस पढ़ा दूंगा। अगर वो एक्सेप्शंस पूछे जाएं देन वेल एंड गुड, आपको जो पढ़ाया गया वो आंसर कर दीजिए। अगर आपको उसके अलावा कुछ पूछा जाए तो जो आपको जर्नल पढ़ाया गया वो अप्लाई कर दीजिए। 99.9999% आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि यही तरीका है याद करने का कि जो एक्सेप्शंस है वो याद कर लीजिए। अब आप सारी एल्गी नहीं याद कर सकते कि सर ग्रीन एल्गी में कारा कहां पे आएगा, मैंने आपको मैरीन के एग्जाम्पल में लिखा दिया, उसमें कारा नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो फ्रेश वाटर हो गया। मैंने आपको यूनिसेलुलर और कॉलोनियल के एग्जाम्पल लिखा दिए, उसमें अगर कारा नहीं दिया तो इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं कि जो एक्सेप्शंस है वो याद रखिए, बाकी सब जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से फिट कर लीजिए। तो प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, सिंगल सेल की हो सकती है, ग्रुप की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में हो सकती है, और या फिर मल्टी सेलुलर होगी। मल्टी सेलुलर में अपीयरेंस फिलामेंट के जैसा है, देन यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ईडोगोनियम, कारा, नाइटेला, जो चाहे लिखते रहिए। फिलामेंटस थैलाइड के जैसा है, पैरेनकाइमेटस है, तो अल्वा आंसर आ जाएगा। वो आपको अलग से लिखा दिया गया तो वो याद कर लीजिएगा। अब आता है सेल वॉल कैसी है। सेल वॉल दो होती है, 2 लेयर्ड है, डबल है। डबल में इनर सेल वॉल सेल्यूलोज की है और आउटर सेल वॉल जो है वो पैक्टिन की बनी होती है। तो इनर सेल्यूलोजिक एंड आउटर पैक्टोज, दो चीजों से मिलकर सेल वॉल बनी है। एल्गी में 2 सेल वॉल है, इनर सेल वॉल सेल्यूलोजिक है, आउटर सेल वॉल जो है वो पैक्टिन की बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी पूछा था शशांक ने, दिशांक ने पूछा था कि एल्गी का क्लासिफिकेशन तो मेनली पिगमेंट पे डिपेंड करता है, तो पिगमेंट कौन कौन से हैं, पिगमेंट के नाम बता दीजिए। तो आप अलग अलग एल्गी के अलग अलग पिगमेंट हैं। जैसे अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए आपको हर जगह मिलेगा, ये प्रिंसिपल पिगमेंट है ना। जो क्लोरोफिल ए है वो आपको हर जगह मिलेगा। हर जगह का मतलब है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, हर जगह। हर अगर कहीं पे भी ग्रीन वर्ड आएगा, जैसे प्लांट हम मान लेते हैं कि ग्रीन प्लांट है, तो जहां जहां ग्रीन वर्ड आएगा वहां वहां क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। बाकी चेंजेस आ सकते हैं बट क्लोरोफिल ए हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए इसको प्रिंसिपल पिगमेंट कहा जाता है। और अगर फोटोसिंथेसिस का याद है आपको 13 चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी में जो दिया है, तो ये रिएक्शन सेंटर भी कहलाता है। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोफिल ए से ही स्टार्ट होती है। इवन इससे पहले कहा जाए कि क्लोरोफिल ए कहां प्रेजेंट है, तो जो भी आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े उनमें भी क्लोरोफिल ए था।
डायटम्स एंड डेस्मेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड, इनमें भी क्लोरोफिल ए होगा। उससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो मनेरा में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था, साइनोबैक्टीरिया, उनमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया से लेके आगे जितने भी जगह पे आप ग्रीन वर्ड यूज करेंगे हर जगह क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होगी, इसीलिए ये प्रिंसिपल पिगमेंट है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या आएगा, स्टार्च या ऑयल की ड्रॉप्स हो सकती हैं, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होंगी, तो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी जैसे हमने कहा था कि फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है, मोटाइल है ना, फ्लैजिला का मतलब है कि ये मोटाइल होंगे, तो ज़ूस्पोर यहां प्रेजेंट है। एल्गी का क्लासिफिकेशन किन चीज पे बेस्ड था, पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज दैट इज ज़ूस्पोर एंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चारों क्राइटेरिया एक ही पेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए के साथ बी है तो ग्रीन एल्गी, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च या ऑयल की ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर प्रेजेंट होंगे। अब इन ज़ूस्पोर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि ज़ूस्पोर जैसे मैंने बनाया ये पियर शेप है, तो ज़ूस्पोर में 2 to 8 फ्लैजिला होंगे, तो आप इसके टिप पे जो है वो 2 या 4 या 8 या 6 ऐसे बना सकते हैं। मैं 4 बना दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। सो फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 हो गया, सब इक्वल लेंथ के होंगे, तो ये इक्वल है। और एपेक्स पे ये ज़ूस्पोर का एपेक्स है, तो एपिकली इंसर्टेड है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला का नंबर 2 to 8, फ्लैजिला की लेंथ ऑल आर इक्वल इन लेंथ, फ्लैजिला की पोजीशन इंसर्टेड एट एपेक्स, तो एपिकली इंसर्टेड है, इक्वल इन लेंथ है, 2 to 8 इन नंबर है। अगर किसी ज़ूस्पोर में फ्लैजिला बराबर लेंथ के हैं और एपेक्स पे प्रेजेंट है, नंबर चाहे 2 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो, तो वो ज़ूस्पोर ग्रीन एल्गी का होगा। आप केवल ज़ूस्पोर को देख के पता कर सकते हो कि ये ग्रीन एल्गी का है या फिर आगे ब्राउन एल्गी का है या किसी और का। सो इसीलिए था कि प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑप्शंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, ऊगैमस भी है। अब इनका मीनिंग क्या है, अभी मैंने कहा था कि तीनों का मीनिंग भी हम देखेंगे। आइसोगैमस का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों में सिमिलर हो, है ना। आइसोगैमस का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। ऐसे गैमीट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी और जिनकी फिजियोलॉजी सिमिलर हो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमीट्स कहलाएंगे। उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। अब जैसे क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप, तो मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ये भी पियर शेप है विद 2 फ्लैजिला और ये भी पियर शेप है विथ 2 फ्लैजिला, तो ये दोनों का शेप कैसा है, पियर शेप है। दोनों में फ्लैजिला हैं 2-2 और एपेक्स पे हैं, बराबर हैं, तो ये सेम हो गए। मॉर्फोलॉजी सेम होने का मतलब क्या है, बोथ आर पियर शेप। ये कैसे हैं, नाशपाती के जैसे पियर शेप, और दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल। तो फिजियोलॉजी भी सेम हो गई, दैट इज मोटिलिटी, और मॉर्फोलॉजी भी सेम हो गई, दैट इज हैविंग पियर शेप। तो ये बन गए आइसोगैमस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप दोनों गैमीट ऐसे बनाते, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, तो शेप हो गया स्फेरिकल, मॉर्फोलॉजी हो गई स्फेरिकल, और दोनों में फ्लैजिला नहीं है, तो दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। तो फिजियोलॉजी भी सेम हो गई कि दोनों मूव नहीं कर सकते, तो या तो दोनों मूव करेंगे या दोनों मूव नहीं करेंगे, दोनों का शेप एक जैसा होगा, चाहे गोल बना लीजिए स्फेरिकल या नाशपाती के जैसा पियर शेप बना लीजिए। ऐसे केस में ये क्या कहलाएंगे, आइसोगैमीट्स कहलाएंगे। तो आइसोगैमीट्स के 2 ऑप्शन हो गए, मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो यहां लिखा हुआ है। आइसोगैमस में अगर मोटाइल फ्लैजिलेटेड है तो ऑप्शंस में क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स आ गए, अगर नॉन मोटाइल है तो ऑप्शन में स्पाइरोगैरा आ गया। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, है ना। ये क्लैमाइडोमोनास का गैमीट है, ये स्पाइरोगैरा के गैमीट्स है। क्लियर। तो आइसोगैमस का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर। क्लियर। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, अगर एनाइसोगैमस की बात हम करेंगे तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, फिजियोलॉजिकली
सिमिलर। जैसे एक पियर शेप है हैविंग 2 फ्लैजिला और एक किडनी के जैसा है, बीन शेप है हैविंग 2 फ्लैजिला। तो दोनों में फ्लैजिला है, दोनों मोटाइल है, तो फिजियोलॉजी तो सेम हो गई, लेकिन दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग है। एक नाशपाती के जैसा है तो एक किडनी के जैसा है, एक पियर शेप है तो एक बीन शेप है। तो ऐसे गैमीट्स क्या कहलाएंगे? एनाइसोगैमीट्स। इनको रिप्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या आएगा? यूडोरेना। पुरानी एनसीईआरटी में यहां पे एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास ही दिया था। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस मोटाइल भी है और क्लेमाइडोमोनास में एनाइसोगैमस मोटाइल भी है, लेकिन 19 की जो एनसीईआरटी थी उसमें एग्जाम्पल बदल दिया गया, एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल अब यूडोरेना कर दिया गया है। तो पुराने क्वेश्चन में क्लेमाइडोमोनास मिल सकता है, एनाइसोगैमस में फिलहाल न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यूडोरेना आंसर आएगा। दिशांत ने क्या लिखा है? सर ने कहा था कि वो केल्विन की टीम अपना आप देख लेंगे। हाँ, और क्या, आपका काम है क्लास अटेंड करना। अटेंडेंस शीट नहीं आई, वो केल्विन की ऑफिशियल टीम है, आप उसे किसी भी टाइम बोल सकते हो, है ना। या बॉटनी में कुछ प्रॉब्लम है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई करता रहूंगा। या डीपीपी नहीं मिली तो ठीक है, मुझे एक बार रिमाइंड करा दिया आपने, इट्स इनफ, मैं बात कर लूंगा। क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है तो उसका टाइम मैं अभी आपको दूंगा, आपको जो पूछना है वो आप पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल आप क्लास पे फोकस करिए, बाकी चीजें होती है। एक दिन अटेंडेंस नहीं लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेजेंस है ना, आपने कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, अपने आप अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, है ना। अगर कभी इशू आए कि भाई अटेंडेंस शीट तो आई नहीं, अटेंडेंस कैसी लगेगी, तो कोई बात नहीं है, हर स्टूडेंट को एक बार हाई लिख के छोड़ दीजिए, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई, यही तो प्रूफ है ना, बस खत्म हो गया काम। खैर, आइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर, एनाइसो में मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, फिजियोलॉजी सिमिलर है। अगर दोनों ही अलग हो जाएं, मॉर्फोलॉजी भी अलग फिजियोलॉजी भी अलग, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा? ऊगैमस। ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या है? मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों चीजें अलग अलग है। अब दोनों अलग कैसे होंगी? जैसे एक मेल गैमीट है जो मोटाइल है और एक फीमेल गैमीट है जो नॉन मोटाइल है। ये मेल है, मैं साइन बना दे रहा हूं, ये फीमेल है। जब कभी भी आप मेल फीमेल गैमीट बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ही होता है कि ऊगैमस रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। बिकॉज एनाइसोगैमस में आपको नहीं पता कौन मेल है और कौन फीमेल है। आइसोगैमस में भी जब गैमीट एक ही जैसे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन किसके पास आया? दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो जब कभी भी ये बात आती है कि मेल गैमीट बने फीमेल गैमीट बने, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि हम ऊगैमस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऊगैमस रिप्रोडक्शन होगा तो अंडरस्टूड है कि मेल इज मोटाइल स्मॉल, हमेशा स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। फीमेल इज लार्ज स्टेशनरी नॉन मोटाइल, फीमेल में कभी भी मोटिलिटी नहीं आएगी, वो लार्ज है, स्टेशनरी है, फिक्स है। हमेशा मेल ही फीमेल को अप्रोच करता है। जितने भी हायर प्लांट और एनिमल्स आएंगे सब जगह यही होगा। अगर ह्यूमन का केस भी ले लेंगे तो एग से ज्यादा बड़ा तो स्पर्म नहीं होता ना, स्पर्म छोटा है साइज में, एग बड़ा है। स्पर्म मोटाइल होता है, एग नॉन मोटाइल होता है। हमेशा स्पर्म ही एग के पास जाता है, एग कभी स्पर्म के पास नहीं आता। तो इट मींस कि जब कभी भी हम मेल फीमेल गैमीट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम ऊगैमस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आइसो, एनाइसो, ऊगैमस। और आइसोगैमस में दो ऑप्शन है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको ग्रीन एल्गी में मिल जाएंगी। सब में एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के ही दिए। आइसोगैमस मोटाइल क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस यूडोरेना, ऊगैमस में वॉलवॉक्स। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वॉलवॉक्स के साथ साथ फ्यूकस भी लिखा हुआ है, बट फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, उसको हम ब्राउन एल्गी में देख लेंगे। अभी हमने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी पॉसिबिलिटी आएगी, है ना। अब आता है ये दो पॉइंट स्पेशल टाइप के हैं ना, दीज आर स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर, है ना। आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने सीक्वेंस नहीं चेंज किया। सीक्वेंस हमारा था हैबिटेट, फिर उसके बाद था प्लांट बॉडी, फिर उसके बाद था सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्हीं 6 पॉइंट के अकॉर्डिंगली ही आप ब्राउन एल्गी पढ़ोगे और रेड एल्गी पढ़ेंगे। हर स्टूडेंट के पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर मैं अपना तरीका बताऊं तो आज से 20 साल पहले मैंने तैयारी की थी, तो उस टाइम पे क्या था,
मैंने तो एक छोटे से A4 शीट पे 3 कॉलम की टेबल बना के अपने रूम में लगा दी थी। मैं जहां पढ़ता था उसके चारों तरफ केवल पेपर ही पेपर चिपके थे और कुछ नहीं। हर एक चीज का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के उसको दीवार पे पेस्ट कर दिया। जितनी बार गुजरूंगा, जितनी बार दीवार को देखूंगा, क्योंकि आप किताब देखते देखते गर्दन और आंख थक जाती थी। आजकल आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, हमारे टाइम पे तो बुक्स ही पढ़नी है। तो क्या कर दिया है, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ साथ फ्लो चार्ट बना दिए और छोड़ दिया गया। अब जहां भी नजर जितनी बार उठाओगे कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। तो अगर आप तीनों का कंपैरिजन एक्चुअली एनसीईआरटी में भी दिया है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इस स्लाइड में, अगर आप उन स्लाइड को कंपैरिजन में लिख लोगे विद एग्जांपल तो आपको पूरी एल्गी याद हो जाएगी, क्योंकि एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स एग्जांपल्स में इंक्लूडेड है। ऐसे ही आप आगे ब्रायोफाइट की भी क्लासेस आएंगी तो लिवरवर्ट और मॉस को कंपैरिजन करके चिपका दीजिए। आगे फैमिलीज आएंगी, जहां जहां पे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या रीजन है, वहां वहां पे हमें फ्लो चार्ट बहुत काम आते हैं। या जैसे क्लासिफिकेशन होता है तो फ्लो चार्ट बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको वर्क कर सकती हैं। ये 2 पॉइंट ग्रीन एल्गी के लिए स्पेसिफिक हैं। ये चीजें आपको बाकी एल्गी में नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वन इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरिएबल है। अलग अलग ग्रीन एल्गी के लिए क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। ये ग्रीन एल्गी का रिमार्केबल फीचर है। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में वेरी, कुछ शेप के नाम दे दिए। पूछ क्या लिया जाता है कि ये शेप कौन सी ग्रीन एल्गा में है। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी ने नहीं दिए हुए, तो एक लाइन एक्स्ट्रा क्या पढ़नी है हमें, इन शेप्स के एग्जाम्पल। तो अगर हम कप शेप की बात करेंगे तो कप शेप आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा क्लैमाइडोमोनास में। कप शेप क्लोरोप्लास्ट कहां पे है, क्लैमाइडोमोनास में। ठीक है। स्पाइरल या रिबन शेप कहां पे है, स्पाइरोगायरा में, है ना। फ्लैट चपटा होगा रिबन के जैसा। हॉर्स शू कॉलर यू शेप का, है ना। गर्डल का मतलब है यू शेप, इस तरीके का। तो यू शेप्ड आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। ऐसे स्टार के जैसा हो तो उसे स्टिलेट कहते हैं, ये कहां मिलेगा, जिग्निमा में। ये सब ग्रीन एल्गी के नाम है। नेटवर्क या रेटिकुलेट इररेगुलर सा हो तो ये कहां मिलेगा, ईडोगोनियम में। और नॉर्मली जो आप सेल में क्लोरोप्लास्ट का शेप पढ़ते हैं, जो यूजुअल है, जो कॉमन शेप होता है, वो डिस्क के जैसा होता है, ये कहां मिलेगा आपको, डिस्कॉइड, ये क्लोरेला में। तो अलग अलग ग्रीन एल्गी के लिए शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल है। इट इज कप शेप इन क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरल या रिबन शेप इन स्पाइरोगायरा, हॉर्स शू कॉलर गर्डल या यू शेप इन यूलोथ्रिक्स, स्टार शेप स्टिलेट इज जिग्निमा, नेटवर्क रेटिकुलेट इन ईडोगोनियम एंड डिस्क शेप दैट इज डिस्कॉइड इन केस ऑफ क्लोरेला। तो आप अलग अलग एल्गी के लिए, इसके अलावा भी और शेप होते हैं। तो शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एल्गी में वेरिएबल होता है। ये कैरेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है। मुस्कान ने लिखा है सर पेन कलर चेंज कर दीजिए, विजिबल नहीं है अच्छे से। ओके, ये तो हमारे हाथ में है, हम पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा यहां दिखाई देगा, व्हाइट तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है हम येलो यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स एक्चुअली क्या होती हैं, दीज आर द स्टोरेज बॉडी। जैसे हर एक रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें प्रोटीन और स्टार्च दोनों हैं। क्लियर, प्रोटीन भी है और स्टार्च भी है। प्रोटीन की, जैसे ये प्रोटीन की बॉडी है, ये प्रोटीन है मान लेते हैं, और यहां पे स्टार्च ग्रेन है, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड पायरेनॉइड, है ना। सर रॉड शेप का एग्जाम्पल क्या होगा, छोड़ दीजिए, जितने बता दिए उतने याद रखने हैं आपको। प्रवीण ने पूछा है सर रॉड शेप क्लोरोप्लास्ट का एग्जाम्पल क्या है, छोड़ दीजिए, आपको जो 6 बता दिएगा वो याद कर लीजिए। सबसे सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जितना करा दिया दैट इज मोर देन यू रिक्वायर्ड।
आपको नीट में जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मैं आपको कराऊंगा। अब उससे भी ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आपको सिर्फ कंटेंट जितना दिया जा रहा है, मैंने शुरू में भी बोला था, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए आज फिर से बोलता हूं, कंटेंट कहीं और से नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस जहां से मर्जी आए वहां से करिए, रेलिवेंट होने चाहिए। 3 बातें, आपको टेक्स्ट किसी भी किताब से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना चाहे मोस्ट वेलकम, उसके अलावा जो भी केल्विन के मॉड्यूल या हमने आपको दे दिया उससे ज्यादा आपको किसी से भी टेक्स्ट थ्योरी नहीं पढ़नी है, पहली चीज। दूसरा, क्वेश्चंस आप कहीं से भी करिए, इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करिए, नेट में कोई भी आप ज्वाइन करके कहीं से भी करिए, आपके पास जो बुक्स हो, एमटीजी, अरिहंत, सिंगेज, व्हाटएवर एल्स, आप किसी भी बुक से करिए, केल्विन के मॉड्यूल से करिए, मोस्ट वेलकम, डीपीपी करिए, क्वेश्चंस जहां से करिए कोई इशू नहीं है। रेलिवेंट करिए, क्योंकि जब आप किसी और जगह से क्वेश्चंस लेंगे तो हो सकता है वहां पूछ लिया हो कि रॉड शेप क्लोरोप्लास्ट कहां पे है, तो क्योंकि ये कंटेंट में नहीं दिया छोड़ दीजिए। तो आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन का सोर्स आपकी मर्जी, आप जो चाहे करिए, टेक्स्ट आपको कहीं से नहीं पढ़ना, जितना मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको बॉटनी में ना कुछ आया है ना आएगा, सिंपल है। सो पायरिनॉइड याद रखना है कि पायरिनॉइड ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं पायरिनॉइड एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट्स ए ग्रीन एल्गल करेक्टर है ना, ये ग्रीन एल्गी का करेक्टर है कि उनमें स्टार्च और प्रोटीन की बॉडीज हैं जिनको हम पायरिनॉइड्स कहते हैं, और शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी के लिए वेरिएबल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब आते हैं ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स, या कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो उनमें से कुछ नाम आपके पास हैं, याद कर लीजिए। क्लैमाइडोमोनास में फ्लैजिला होता है, तो ये मोटाइल एल्गा है। जैसे कभी क्वेश्चन आए कि प्लांट विच शोज लोकोमोशन, क्योंकि लोकोमोशन आपने एनिमल कैरेक्टर माना है, हम बात कर रहे हैं कि प्लांट जिसमें लोकोमोशन प्रेजेंट हो, जो मूव करता हो, तो मोटाइल एल्गा के एग्जाम्पल में क्लैमाइडोमोनास, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं, तो ये फ्लैजिलेटेड है, इसीलिए ये मोटाइल है, इसमें मोटिलिटी है। एसिटाबुलेरिया, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, अभी आपने लिखा था कि यूनिसेलुलर है और मैरीन ग्रीन एल्गा है। ये लार्जेस्ट प्लांट सेल में आप पढ़ेंगे, नेकेड आई से विजिबल है, सिंगल सेल का है बट नेकेड आई से विजिबल है, तो लार्जेस्ट प्लांट सेल का एग्जांपल कभी आप सेल में पढ़ें तो सेम दिया होगा एसिटाबुलेरिया, और वहां पे कहा जाए कि ये क्या है और कहां से बिलोंग करता है, सो एल्गी है, बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी। यूलोथ्रिक्स विंटर में ग्रो करता है तो विंटर एल्गा बोलते हैं। स्पाइरोगायरा पॉन्ड में ग्रो करता है, समर में ग्रो करता है, शाइनिंग कॉलोनीज बनती हैं, तो इसलिए पॉन्ड सिल्क नाम दे दिया गया। क्लोरेला की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्लोरेला को स्पेस एल्गा कहते हैं, इसको सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन 12th की बुक में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसे अपने साथ लेके जाते हैं। 2 रीजन है, पहली चीज ये कि ये प्रोटीन का सोर्स है, तो उन्हें अगर फूड की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें डाइट में प्रोटीन चाहिए तो इस क्लोरेला को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगी और स्पेसक्राफ्ट में तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगी, तो दोनों वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए क्लोरेला को स्पेस एल्गा कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में अपने साथ इसको लेके जाते हैं। क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक भी मिलती है जिसे क्लोरेलिन कहते हैं, तो एंटीबायोटिक का भी सोर्स है। अल्वा, जो आपने मरीन ग्रीन एल्गा में पढ़ा, जिसमें फिलामेंटस थैलॉइड पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है। अल्वा को सी लेट्यूस कहते हैं, इसे सी फूड में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज फूड, सो एडिबल है। और सिफेलोरॉस, अभी हमने लिखा था न्यूट्रिशन में कि कुछ पैरासिटिक भी हैं, तो ये डिजीज कॉज करता है। रेड रस्ट ऑफ टी, जो टी का प्लांट है, चाय का प्लांट जो होता है, तो चाय के बागान आप देखते हैं ये मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो, या हिमाचल में पालमपुर में है, या केरला में टी स्टेट्स होती हैं, तो सब जगह मॉइस्चर है, तो टी के प्लांट पे जो मॉइस्चर होता है उस पे सिफेलोरॉस ग्रो कर जाता है और पैरासिटिक है, डिजीज कॉज करता है, इसे रेड रस्ट बोलते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, तो ऐसा नहीं है कि फंगी में रस्ट पड़ा था हमने, सो दिस इज आल्सो नॉट द ट्रू रस्ट, बिकॉज ट्रू रस्ट का मतलब क्या समझाया था, जो पक्सीनिया से कॉज होता हो, जो बैसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, फंगी है, तो वो ट्रू रस्ट कहलाएगा। ये ट्रू रस्ट नहीं है, बट फिर भी रस्ट के जैसे सिम्टम है रेड कलर के, सो इसे रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं ना। ये जैसे सिफेलोरॉस स्पीशीज लिखेंगे तो पैरासिटिका।
सो सिफेलोरॉस पैरासिटिका पैरासिटिक है, ये रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कॉज करता है। क्लियर? तो ये ग्रीन एल्गी में कुछ इंपॉर्टेंस और एग्जांपल्स, ये सब चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सेकंड क्लास। ये ग्रीन एल्गी का फिगर, एनसीईआरटी में जो फिगर दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे ये वॉल बॉक्स बना है, वॉल बॉक्स को अगर आप देखोगे तो ये पूरी एक स्फेरिकल कॉलोनी है ना। सो स्फेरिकल कॉलोनी है वॉल बॉक्स, तो वो चीज आपको याद रखनी है ना। यूलोथ्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डॉटर कॉलोनी, ये पेरेंट कॉलोनी एंड डॉटर कॉलोनी इसी सेंस में है कि आप देखोगे तो इस कॉलोनी के अंदर भी एक छोटी सी कॉलोनी बन रही है। जब ये डिवाइड करेगा तो इस टाइप की बॉडीज बन जाएंगी। तो एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही डॉटर कॉलोनी दिखा दी गई है। ये छोटे छोटे सर्कल बने हैं 3, और बाकी इसमें जितने भी स्मॉल सर्कल्स बने, ईच एंड एवरी सेल इज इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो उसके हिसाब से ये आपको जैसे था कि यूनिसेलुलर कॉलोनियल के एग्जांपल में वॉल बॉक्स लिखा था। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट के जैसा होता है, मैंने भी ड्रॉ किया था। एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट आएगा ब्राउन एल्गी। सो ब्राउन एल्गी में खास बात क्या है? ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसी, है ना। फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी, है ना। जैसे अगर आप फियोफाइटा लिखना चाहें तो फियोफाइटा भी आ जाएगा, है ना। जैसे क्लोरोफाइटा वर्ड था वैसे फियोफाइटा भी आ सकता है। तो आपको ब्राउन एल्गी उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब पॉइंट्स में डिस्कस करें तो सेम जिस सीक्वेंस में हमने ग्रीन एल्गी पढ़ा था उसी सीक्वेंस में है। तो हैबिटेट में प्रीमियरली मैरीन। अब जैसे अभी था कि ग्रीन एल्गी है, इंडिपेंडेंट कैसे? फरहीन ने पूछा है सर सब तो इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड बेटे जैसे कॉलोनी होता है, कॉलोनी का पर्पस क्या होता है? कॉलोनी आप कैसे समझते हैं कि कॉलोनी में हर घर एक साथ रहे, एक कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं, बट घर तो सब अलग अलग है ना। हर घर के अंदर जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस है, वो सबके अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि 4 घर के लिए कोई कॉमन कमाता होगा और चारों में खर्च हो जाता होगा। प्रोटेक्शन हर घर को अपने आप करना है। अगर उस घर की अर्निंग या एक्सपेंसेस है तो सब इंडिविजुअली गवर्न करेंगे। अगर घर में मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग तरीके सब का इंडिपेंडेंट होगा। सिर्फ ग्रुप एक साथ बनाया क्योंकि जैसे एल्गी है तो कोई ऐसा भी तो होगा जो एल्गी पे फीड करता होगा, इट्स ए पार्ट ऑफ फूड चेन। तो उस वजह से क्या है कि अपना मास इंक्रीज कर लिया उन्होंने कि इतना बड़ा सा कॉलोनी बन गया। तो जो सिंगल सेल पे फीड करने वाला जूप्लैंक्टन होगा प्रोबेबली वो वॉल बॉक्स पे ना करे। तो ये केवल एक एसोसिएशन की फॉर्म में, और एवोल्यूशन होने वाला ही है। धीरे धीरे क्या है कि एक मल्टी सेलुलरिटी की स्टेज आएगी जहां पे जब कॉलोनी बनेगी तो कॉलोनी में डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा। मल्टी सेलुलर का जो डिफाइनिंग फीचर है वो डिवीजन ऑफ लेबर है कि जहां पे काम डिवाइड हो जाए कि ये वाली सेल रिप्रोडक्शन करेगी, ये वाली सेल ग्रोथ करेगी, ये वाली सेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगी, ये वाली सेल अटैचमेंट के लिए है, और बाकी सारी सेल फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगी। तो जहां पे फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे वहां से आप कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलरिटी आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दोस पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर? ब्राउन एल्गी में खास बात क्या है? ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, हैबिटेट में प्रीमियरली मैरीन, आपको सबसे याद ही करना है, मैरीन वाटर में प्रेजेंट है। सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर में भी प्रेजेंट होती है, वो याद रखिएगा। फ्रेश वाटर फॉर्म्स रेयर है, हालांकि रेयर के एग्जांपल्स में नहीं जाना कि ब्राउन फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गा कौन सा है, छोड़ दीजिए। प्लांट बॉडी की बात करते हैं। प्लांट बॉडी 2 तरीके से, एक तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस है या प्रोफ्यूजली ब्रांच है। मान लीजिए अभी तक हमारे पास क्या था
अभी तक हमारे पास ये था कि एक फिलामेंट था, जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी, ये एक फिलामेंट है। आपने पढ़ा कि ये फिलामेंट कैसा होगा, अभी मैंने यूलोथेक्स का बनाया था कि ये अनब्रांच फिलामेंट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये फिलामेंट कैसा है, ये अनब्रांच है। अब क्या होगा, ब्रांचिंग होगी जब, क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आने वाला है। जब ब्रांचिंग होगी तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे। जब कभी भी ये बाइफर्केट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फिर आगे जाके ये क्या करेगा, ये दो में डिवाइड कर जाएगा। फिर यहां से हर एक पॉइंट से केवल दो ही स्ट्रक्चर निकलेंगे। यहां से दो हो गए, यहां से दो बना दीजिए, यहां से दो हो गए, यहां से दो हो गए, लाइकवाइज यहां से दो हो गए, यहां से दो है। तीन एक जगह से नहीं आ सकते, है ना, बस ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग कहां प्रेजेंट है, ये एक्टोकार्पस में है, जो आपने लिखा है ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। तो जब ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग में कैसी होगी, एक्टोकार्पस के अंदर प्रेजेंट है, सिंपल ब्रांचिंग कहलाती है। इसको हम डाइकोटोमसली ब्रांच बोलते हैं। डाइकोटोमस का मतलब है बाइफर्केट इनटू टू। और जब एक पॉइंट से दो से ज्यादा निकल आए ब्रांचेस, एक पॉइंट से लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, फ्रंट बैक, मतलब मल्टीपल ब्रांचिंग है, इररेगुलर है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच। इसको क्या बोलेंगे, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कहा जाता है। तो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच जब बनेगी तो ये जाइंट कैल्प्स या सी वीड बन जाएंगे। जाइंट कैल्प इसलिए क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया और कैल्प नाम में दिया जाता है, उनका नेम है, तो जाइंट कैल्प कहलाएंगे। सीवीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी वाटर या मैरीन वाटर में इतनी बड़ी प्लांट बॉडी का कोई यूज नहीं है ना। एल्गी प्रिमिटिव क्यों थी, क्योंकि गैमेटोफिटिक है। अब ब्राउन एल्गी की बॉडी तो गैमेटोफिटिक है और स्ट्रक्चर बन गया फ्यू स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड करने वाला, तो ये स्ट्रक्चर अनवांटेड है। अनवांटेड प्लांट को आप वीड बोलते हैं, तो इसलिए ये सी वीड कहलाते हैं। तो प्लांट बॉडी दो तरीके से बन जाएगी, या तो सिंपल ब्रांच होगी या फिर जाइंट कैल्प्स की फॉर्म में। सिंपल ब्रांचिंग मतलब डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, एग्जांपल एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, ये सब प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी के अंदर आते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। जब कभी भी ब्रांच बॉडी होगी तो फिर यहाँ पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक होल्ड फास्ट होगा, एक स्टाइप होगा, एक फ्रॉन्ट होगा। होल्ड फास्ट का काम क्या है, अटैचमेंट, अटैच करने के लिए चाहिए। स्टाइप का काम क्या है, स्टाइप इलोंगेट करने के लिए, स्टॉक के जैसा स्ट्रक्चर है। और जो लीफ के जैसा है, लीफी लिखा हुआ है, लीफ लाइक, लीफ नहीं है ये, है ना, तो ये ग्रीन होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जैसे एक नॉर्मल प्लांट में रूट स्टेम लीफ होता है ना, तो वो तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर है। जैसे अटैचमेंट करने के लिए होल्ड फास्ट है, स्टेम के जैसा, स्टॉक के जैसा स्टाइप होता है, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक एरिया जो होगा वो फ्रॉन्ट का बनेगा। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे, है ना। ओके, दीपांशु ने पूछा था सर ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, दिशांग ने रिप्लाई कर ही दिया है। ब्रैकिश वाटर का मतलब है सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर। लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, है ना, वो डेफिनेशन है ब्रैकिश वाटर की, कि सॉल्ट और फ्रेश वाटर के बीच में आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे एस्चुरी होता है ना, कभी ज्योग्राफी में आपने एस्चुरी पढ़ा हो, जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर किसी मैरीन वाटर में मिलती है। मान लीजिए गंगा बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो जहां पे मिलेगी वहां की पीएच दोनों का एवरेज निकल के आएगा। फ्रेश वाटर जब मैरीन से मिलेगा तो उसकी डेफिनेशन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को लेके दी जाती है। तो सॉल्टी और ब्रैकिश मैरीन सारी पॉसिबिलिटी के अंदर है, फ्रेश वाटर फॉर्म जो है वो रेयर मिलेंगी, है ना। अब बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल में सेल्यूलोज तो है, सेल्यूलोज के अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी है। एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या है, एलिजिन है। एलिजिन एक फाइकोकोलाइड है। फाइको मतलब एल्गी, कोलाइड आप केमिस्ट्री में जैसे पढ़ते हैं कि कोलाइडल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोलाइड्स किसे कहते हैं, जैसे जेलेटिन हो गया वो एक कोलाइड है। उसी तरीके से ये एल्गल ओरिजिन का कोलाइड है। जेलेटिन जैसे एनिमल प्रोटीन है, उसको भी हम कोलाइडल नेचर में काउंट करते हैं। साइटोप्लाज्म भी एक कोलाइडल मैट्रिक्स होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है वो भी कोलाइडल सब्सटेंस है। तो कोलाइडल प्रॉपर्टी आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, वैसी प्रॉपर्टी अगर किसी कंपाउंड में है तो कोलाइड कहलाएंगे। हाइड्रोफिलिक कोलाइड, हाइड्रोफोबिक कोलाइड, ये सब आप पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां जो फाइकोकोलाइड है ये एल्गी से मिल रहा है, इसीलिए नाम में फाइकोकोलाइड लिखा हुआ है।
तो सेल्यूलोज के अलावा एक और सब्सटेंस है ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में, दैट सब्सटेंस इज एलिजिन, इट्स ए काइंड ऑफ फाइकोकोलाइट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट था होगा, यहाँ पे एडिशनली क्या है, क्लोरोफिल सी आ गया और कैरोटेनाइड्स आ गए, है ना। कैरोटेनाइड बेसिकली येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे ए प्लस सी है और उसके साथ साथ कैरोटेनाइड है। इन एल्गी को ब्राउन कलर देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़ैंथोफिल की है। ज़ैंथोफिल में जो स्पेशल पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, ये इनको ब्राउन कलर देता है। तो ब्राउन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो फ्यूकोजेंथिन की आएगी। तो फ्यूकोजेंथिन इज द ब्राउन कलर दैट इम्पार्ट ब्राउन पिगमेंट या ब्राउन कलर टू द एल्गी, है ना। एलिजिन का इकोनॉमिक यूज भी होता है ना, बिल्कुल होता है दिशांक, अभी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही पढ़ेंगे। एल्गी में जो एलिजिन है उसको इकोनॉमिकली यूज कर लेंगे, बट फिलहाल अभी हम प्रॉपर्टीज पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट में रिजर्व फूड मटेरियल याद रखना है लैमिनारिन, ये एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्पेशल, यहाँ पे स्टार्च नहीं है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, लैमिनारिन है। और मैनिटॉल भी हो सकता है, मैनिटॉल भी एक शुगर के मॉडिफिकेशन से बनता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो याद रखना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो ज़ूस्पोर यहां भी बनेंगे, ग्रीन एल्गी में भी ज़ूस्पोर थे, ब्राउन एल्गी में भी ज़ूस्पोर है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब आप ब्राउन एल्गी बनाएंगे तो ब्राउन एल्गी में लिखा है कि टू अनइक्वल लेटरली अटैच, मान लीजिए ये पियर शेप ही है लेकिन ये एपेक्स है, एपेक्स पे ना होके साइड में फ्लैजिला हो और एक बड़ा और एक छोटा हो, तो ये 2 फ्लैजिला है, जबकि ग्रीन एल्गी में 2 to 8 थे। ग्रीन एल्गी के फ्लैजिला जितने भी थे वो इक्वल इन लेंथ के थे, यहां लिखा है कि ये अनइक्वल है। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला आपने एपेक्स पे बनाया था यहां, लेकिन यहां आपने क्या बनाया, ये बॉडी एक्सिस है तो बॉडी एक्सिस के साइड में है, तो ये लेटरली अटैच फ्लैजिला है। ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये बीन शेप होता किडनी के जैसा, तो ये इसका बॉडी एक्सिस होता और बॉडी एक्सिस के साइड में 2 फ्लैजिला होते, एक बड़ा और एक छोटा। तो जैसे मैंने कहा था कि ज़ूस्पोर को देख के आप पहचान पाओगे कि वो ज़ूस्पोर ग्रीन एल्गी का है या ब्राउन एल्गी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला है। रिप्रोडक्शन में सारी पॉसिबिलिटी है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, आपको एग्जांपल्स नहीं याद रखने हैं। oogamous का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्यूकस, तो फ्यूकस के अंदर oogamous रिप्रोडक्शन है, फिलहाल ये याद कर लीजिए। गैमीट्स पायरीफॉर्म, पियर शेप को एक्चुअली पायरीफॉर्म कहते हैं, तो गैमीट्स जो बनेंगे वो पायरीफॉर्म होंगे, 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप इसे गैमीट में भी कंसीडर कर सकते हो कि ये गैमीट्स हो गए और इसमें जो फ्लैजिला आएंगे वो 2 हैं और लेटरल साइड से अटैच है। तो पायरीफॉर्म यानी पियर शेप है और 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ये कैरेक्टर्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या एग्जांपल्स में क्या क्या आएंगे, एज ए फूड यूज करते हैं लैमिनेरिया और सारगासम, ये सब ब्राउन एल्गी हैं, आप इनके नाम याद रखिएगा, लैमिनेरिया, सारगासम, इनको एज ए फूड यूज किया जाता है। ये जो आपने पूछा था, आप लोगों ने पूछा, ये सबा खान ने भी पूछा है कि एलिजिन क्या है ना और उसका यूज क्या है, तो ये बेटा सामने रहा। एलिजिन को एलिजिनिक एसिड भी कहते हैं, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, आइसक्रीम, पॉलिश, क्रीम, प्लास्टिक, इन सब में यूज करते हो, है ना। एलिजिन है क्या, इट्स ए काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कोलाइडल सब्सटेंस है। कोलाइडल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे जिलेटिन होता है ना विस्कस बनाने के लिए, जैसे मैं इन जनरल आपसे कहूं कि पॉलिश है, शू पॉलिश है, उसमें कलर होगा पॉलिश का, सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल बेस्ड होती है, वैक्स होगा या फिर सॉलिड वाली है, तो और क्या है। या चलिए आइसक्रीम सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, तो आइसक्रीम में आपने वनीला आइसक्रीम लिया तो वनीला तो एसेंस हो गया, मिठाई के लिए स्वीटनेस के लिए कोई शुगर ऐड होगी। उस 1 लीटर में आपने खाया क्या, 1 लीटर वनीला तो ना होगा, वनीला की तो 1 या 2 ड्रॉप आएंगी, या 1 लीटर में 1 kg शुगर तो पड़ नहीं जाएगी। तो बेसिकली आइसक्रीम का वॉल्यूम किस वजह से बना, तो एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और एडिबल प्रोडक्ट्स में एक एडिबल प्रोडक्ट्स सब में हो ये जरूरी नहीं है, बट यूजुअली सोप के केस में भी यही है। सोप के अंदर साबुन, सोप है तो उसमें मेन वॉल्यूम किस चीज का है, क्रीम होती है, तो क्रीम में जो मॉइस्चरिंग सब्सटेंस है वो तो डालेंगे, बट मेन वॉल्यूम किसका है, तो एज ए आप कह सकते हो कि इमल्सिफायर। इमल्सिफायर समझते हैं, एलिजिन को साउंड प्रूफिंग में भी यूज करते हैं क्या, ये नहीं कह सकता मैं, साउंड प्रूफिंग में कैसे यूज करेंगे आई डोंट नो। योगेश ने पूछा था कि एलिजिन को साउंड प्रूफिंग में कैसे यूज करेंगे। आप इमल्सिफायर तो समझते हैं ना, इमल्सिफायर, इमल्सिफिकेशन आई थिंक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं,
तो एलिजिन क्या है, बेसिकली वो एक इमल्सिफायर का काम करता है। इमल्सिफायर जो इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अगेन एक कोलाइडल प्रॉपर्टी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलिजिन को यूज कर सकते हैं। लो ग्रेड का है, यूजुअली एडिबल प्रोडक्ट्स में यूज नहीं होता, बाकी क्रीम, प्लास्टिक, पॉलिश, पेंट होता है, व्हाइट वॉश वाला जो पेंट आता है, या सोप है, लिक्विड सोप है, टूथपेस्ट है, इन सब में यूज किया जा सकता है। सार्गासम के बारे में दिया है कि ये फ्री फ्लोटिंग एल्गा है, गल्फ में प्रेजेंट है, तो ये गल्फ वीड कहलाता है, ये याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और उसका जो एरिया है उसमें थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर के अंदर ये एरिया ये ग्रो करता है, इसीलिए उस एरिया को ज्योग्राफी में सार्गासो सी कहते हैं। सार्गासो सी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सार्गासम की है। और ब्राउन एल्गी से मिनरल्स भी मिलते हैं, मिनरल्स में जैसे आयोडीन और ब्रोमीन, ये आयोडीन है, दिस इज ब्रोमीन। तो आयोडीन और ब्रोमीन का सोर्स लैमिनेरिया एंड सार्गासम है। और पोटेशियम, पोटेशियम का सोर्स है वो मैक्रोसिस्टिस और नीरियोसिस्टिस है। तो जो भी आप एक्सट्रैक्शन करते हैं इन मिनरल्स का, वो बेसिकली यहां से लिया जाता है। मे बी आप जब केमिस्ट्री में आयोडीन की कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ें कभी, तो वहां लिखा होगा फ्रॉम जाइंट कैल्प्स या फ्रॉम सीवीड, तो ये सारे सीवीड हैं। ये जो लैमिनेरिया, सार्गासम, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, ये जो भी लिखे ना आपने, अभी हमने लिखा था, इनकी प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा है, तो ये सब जाइंट कैल्प्स कहलाते हैं, या अभी हमने इनको सीवीड लिखा था। तो जाइंट कैल्प या सीवीड्स के एग्जांपल में क्लोरेला एडिबल है। हाँ, तो क्लोरेला तो आपने पढ़ ही लिया ना, क्लोरेला तो सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज हो ही रहा है ना। तो ये ब्राउन एल्गी के बारे में हो गया, है ना। अब ये ब्राउन एल्गी के फिगर याद रखिएगा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, तीनों के फिगर दिए, फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बस एक ये चीज याद रखिएगा, एयर ब्लैडर, ये फ्यूकस के अंदर प्रेजेंट है। ये डायग्राम किसका है, फ्यूकस का। तो फ्यूकस में फ्लोट करने के लिए जो फ्रॉन्ड है, लीफी पोर्शन, उसमें एयर ब्लैडर्स होते हैं जिनमें एयर फिल्स हो जाएंगी, और बिकॉज ऑफ दैट इसको बायोंसी, तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो फ्यूकस में प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर है। टेक्स्ट में तो नहीं है, एनसीईआरटी ने इमेज में दे रखा है, तो इमेज से पहचानना आना चाहिए कि लैमिनेरिया की इमेज कौन सी है, फ्यूकस की कौन सी है, डिक्टियोटा की कौन सी है। ओके, तो ये ब्राउन एल्गी के बारे में हो गया। रेड एल्गी देखते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं आज। एल्गी रेड, जैसे ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस थी, आपने लिखा था कि एडवांस एल्गी है, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट है, तो रेड एल्गी एंशिएंट एल्गी है, प्रिमिटिव एल्गी कंसिडर की जाती है ना। हैबिटेट में देखे जाए तो मोस्टली मैरीन यहाँ पे भी है, आपको वार्मर एरियाज में मिल जाएंगी एट ग्रेटर कंसंट्रेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ग्रेटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि ग्रेट डेप्थ पे होता क्या है कि जब आप, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड या लेक की गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, तो लाइट वाटर को पेनिट्रेट करके बॉटम तक यूजुअली पहुंच जाती है। बट ओशियन के केस में क्या है, या सी के केस में क्या है, तो ओशियन की तो डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो लाइट जब पेनिट्रेट करेगी तो एक सर्टेन लेवल तक जाएगी, उसके बाद अंधेरा आ जाएगा। तो जितने लेवल तक जाएगी वो तो लाइटेड एरिया हो गया, वहां तो प्लांट ग्रो कर ही जाएंगे। जब आप ग्रेट डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी, पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक ऐसी भी रेंज आती है ओशियन में जहां पे लो लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, उसे हम इनइफेक्टिव लाइट बोलते हैं। उस इनइफेक्टिव लाइट में जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दोज आर रेड एल्गा। रेड एल्गी जो है वो इनइफेक्टिव लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फिर नीचे जाएंगे तब तो लाइट जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो कोई भी एल्गी या कोई भी प्लांट नहीं होता, वहां पे तो कोई प्रोड्यूसर्स नहीं होते। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि ये वेल लाइटेड रीजन में भी है जहां लाइट यूजुअली पहुंच रही है, क्लोज टू द वाटर सरफेस। और आगे लिखा है कि एट ग्रेट डेप्थ पे भी है, डेप्थ में जाके भी ओशियन में भी आपको मिल जाएगी जहां पे रिलेटिवली लाइट पेनिट्रेट, है ना। तो इस तरीके से आता है कि ये ऊपर भी है सरफेस पे, और बीच में बेसिकली आप मान लीजिए कि एक सर्टेन डेप्थ के नीचे भी जो है वो रेड एल्गी है, वहां पे और कोई एल्गी नहीं होगी, वो रेड एल्गी ही होगी जो उस रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेशन को भी फोटोसिंथेसिस में यूज कर पाएंगे। प्रवीण ने पूछा, ऐसा रनिंग वाटर में तो एल्गी ग्रो होती है ना? होती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रनिंग वाटर में भी होती है, स्टैग्नेंट वाटर में भी होती है, दोनों जगह होती है। जैसे हिमांशु ने रिप्लाई किया है, तो ओशियन कौन सा रनिंग वाटर है ब्रो? हाँ बिल्कुल, ओशियन तो कोई रनिंग वाटर नहीं है ना,
अब जैसे ये नीचे लिखा है एग्जाम्पल फ्रेश वाटर का, ओशन तो रनिंग नहीं होता बट रिवर तो रनिंग है, पॉन्ड और लेक रनिंग नहीं होती है ना, इनको हम फ्री फ्लोइंग बोलते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी दो टाइप की होती है ना, एक फ्री फ्लोइंग होती है जहां पानी बहता रहता है, और एक स्टेगनेंट होती है, इसको बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। फ्री फ्लोइंग को बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम। जैसे इसमें रिवर आएगा या कैनाल आएंगे, इसके अंदर पॉन्ड या लेक आएगा। ये इकोलॉजी में आप पढ़ोगे कि फ्री फ्लोटिंग वाटर बॉडी, और ये फ्रेश वाटर के लिए एप्लीकेबल है। ओशन में तो सारा रुका ही हुआ पानी है, कौन सा फ्लो कर रहा है। तो फ्रेश वाटर बॉडी स्टैग्नेंट भी होती है लाइक पॉन्ड एंड लेक, वो लोटिक इकोसिस्टम कहलाता है। फ्री फ्लोइंग भी होती है तो लैंटिक कहलाता है। बट्रैकोस्पर्मम, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर रेड अलगा है और इसका कलर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। ब्लू वायलेट भी होता है, ऑलिव ग्रीन भी होता है, रेडिश भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रेश वाटर में है, लैंटिक इकोसिस्टम में भी है, लोटिक में भी है, रुके हुए पानी में भी होगा, बहते पानी में भी होगा, और कलर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ना। अब प्लांट बॉडी में सेम, जैसे अभी आपने ब्राउन एल्गी के लिए पढ़ा तो सेम है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट, तीनों ऑप्शंस यहां पे भी हैं। लाइक जैसे ब्राउन एल्गी में था वैसे रेड एल्गी में है। सेल वॉल में सेल्यूलोज है, पैक्टिन है। इसके अलावा ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड है। स्पेशल टाइप के क्या है? जाइलेन, गैलेक्टोज, पॉलीयूरोनिक एसिड एंड पॉलीसल्फोनेट एस्टर्स, है ना, या सल्फेट एस्टर्स। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे। सेल्यूलोज, पैक्टिन, जाइलेन, गैलेक्टोज, पॉलीयूरोनिक एसिड एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट था, यहां भी प्रेजेंट है, बट यहां ए के साथ डी आ गया। ए प्लस बी है तो ग्रीन एल्गी, ए प्लस सी है तो ब्राउन एल्गी, ए प्लस डी है तो रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर के लिए फ्यूकोजेंथिन है, रेड एल्गी में रेड कलर के लिए आर फाइकोएरिथ्रिन है। दिस स्मॉल आर इज फॉर रेड, इसको हम रेड फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। फाइको एल्गी, एरिथ्रिन रेड के लिए। तो एल्गी में जो रेड कलर है वो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से है। रिजर्व फूड मटेरियल फिर यहां चेंज हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च है। ये 2020 का ही क्वेश्चन है, सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। पूछ लिया गया कि फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन है। जैसे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है एमाइलोपैक्टिन का है, उसी तरीके से फ्लोरिडियन स्टार्च का है। तो स्पेशल टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। ग्रीन एल्गी में था स्टार्च एंड ऑयल, ब्राउन एल्गी में आ गया लेमिनेरिन और मैनिटॉल, रेड एल्गी में आ गया फ्लोरिडियन स्टार्च। ग्रीन एल्गी के पिगमेंट ए प्लस बी, ब्राउन एल्गी में ए प्लस सी एंड फ्यूकोजेंथिन, रेड एल्गी में ए प्लस डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन की, ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज के साथ एलिजिन, और रेड एल्गी में सेल्यूलोज और पैक्टिन के साथ ये डिफरेंट कंपाउंड। ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस या पैरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर थैलॉइड, ब्राउन एल्गी में सिंपल ब्रांच या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच, और रेड एल्गी में सिंपल होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। ग्रीन एल्गी के अंदर हैबिटेट में आपने लिखा था कि मोस्टली फ्रेश वाटर, रेयरली मरीन। ब्राउन एल्गी में लिखा कि मोस्टली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर, और रेड एल्गी में लिखा है कि मोस्टली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर। आप आराम से डिफरेंसेस बना सकते हैं, मैंने आपको रीड करके अभी दिखाई दिए, है ना। दिशांक ने लिखा था सर कलर चेंज इफेक्ट, तो जो गैडुकोव्स फिनोमेना है वो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी में है ना, यहां नहीं अप्लाई करना है। दिशांक है ना जो आपने पूछा है, दैट इज रिलेटेड विद द साइनोबैक्टीरिया, नॉट रिलेटेड विद द रेड एल्गी, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां मोटाइल स्टेज नहीं है, तो देखो ज़ूस्पोर एब्सेंट हो गए। अगर आप ज़ूस्पोर का भी क्राइटेरिया लाते हैं तो ग्रीन एल्गी में ज़ूस्पोर हैं, 2 to 8 flagella, equal in length, apically inserted. ब्राउन एल्गी में भी ज़ूस्पोर है, only 2 flagella, unequal in length, laterally inserted. और रेड एल्गी में ज़ूस्पोर्स नहीं है, लेकिन नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये नहीं लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर इज एब्सेंट, इट इज बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आ गया। ग्रीन एल्गी में आइसो एनाइसो ऊगेमस तीनों थे, ब्राउन एल्गी में आइसो एनाइसो एमस तीनों थे, रेड एल्गी में केवल ऊगेमस है। यहां आइसोगेमस और एनाइसोगेमस नहीं होता, केवल ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है विद नॉन मोटाइल गैमीट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन मोटाइल गैमीट्स के साथ होगा। अब यहां ये चीज भी आ गई कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होंगे।
जैसे जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस हो जाएगी तो इसका मतलब एक सेल का जाइगोट है और कुछ नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना और तुरंत डिवाइड कर गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, जाइगोट बनेगा वो तुरंत मियोसिस से डिवाइड नहीं करेगा, पहले वो ग्रो करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके कुछ टाइम के बाद उसमें मियोसिस होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बने यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हुए, जबकि इससे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस नहीं थे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या एग्जाम्पल की बात है तो एक काराजिनिन भी एक फाइकोकोलाइड है, वो एक रेड अलगा से मिलेगा, दैट इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसे आयरिश मॉस कहते हैं। मॉस हालांकि ब्रायोफाइट में होता है, सो दिस इज नॉट ट्रू मॉस। ट्रू मॉस का मतलब है जो ब्रायोफाइट में आप पढ़ेंगे, तो ये आयरिश मॉस के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये ट्रू मॉस नहीं है। क्लियर। नाम क्या है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इससे एक फाइकोकोलाइड मिलेगा जिसको हम काराजिनिन कहते हैं। ये एज ए जिलेटिंग एजेंट, सेम जैसे मैंने अभी बताया था इमल्सिफायर, उसकी फॉर्म में फूड इंडस्ट्री में यूज होगा। किसी भी फूड आइटम को विस्कस बनाने के लिए, जैसे जैम एंड जेली होते हैं या आइसक्रीम होते हैं, कोई भी जैम जैसे आप यूज अपने घर में करते ही होंगे, आप किसी भी ब्रांड का जैम यूज करिए तो जैम में फ्रूट होगा, लिखा होता है कि फ्रूट के फ्लेवर्स हैं, तो फ्लेवर्स आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो वो डाल दिए गए, शुगर डाल दिया गया। अब उस जैम में आपने क्या खाया? जैम जमेगा कैसे? क्योंकि चीनी में आपने अगर कोई फ्लेवर डाल दिया तो चाशनी बन जाएगी ना, जैम तो नहीं बनेगा ना। जैम बनाने के लिए आपको थिकनिंग एजेंट डालना होगा जिससे वो जम जाए, तो दैट थिकनिंग एजेंट इज कॉल्ड जिलेटिनस एजेंट, इमल्सिफायर। और वो इमल्सिफायर फूड ग्रेड में कहां यूज होता है? कौन सा यूज होता है? काराजिनिन। तो मोस्टली सॉफ्टी आती है ना, कॉमन आप जानते होंगे, कोन वाली जो सॉफ्टी आती है, उस सॉफ्टी के अंदर जो आइसक्रीम भरी गई है उसमें जो मेन पोर्शन है वो यूजुअली काराजिनिन का होता है। इसके अलावा एक अगर अगर भी फाइकोकोलाइड है, काराजिनिन भी है, अगर अगर भी है, बट अगर अगर कहां से मिलेगा? ये जेलिडियम से मिलेगा, ग्रेसिलेरिया से मिलेगा, एक और भी है जिरार्डिना, स्पेलिंग आई थिंक यही है। सो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जिरार्डिना, तीनों जी से स्टार्ट होते हैं, तो ये अगर अगर 3G आप समझ सकते हैं। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जिरार्डिना, ये भी फाइकोकोलाइड है, बट यहां लिखा है इट इज ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। सबसे महंगा फाइकोकोलाइड यही है। आप चाहें तो इसको खाने में यूज कर सकते हैं, है ना, यूज्ड इन एडिबल प्रोडक्ट्स, बट महंगे हो जाएंगे। अगर नॉर्मली आइसक्रीम आपकी 100 रुपए की है तो अगार अगार से बेस्ड आइसक्रीम होगी तो वो 1000 रुपए की हो जाएगी, बिकॉज कॉस्ट फर्क पड़ता है। तो हाईएस्ट ग्रेड का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइकोकोलाइड अगर अगर है। इसको बेसिकली यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर का मीडिया बनाने में या माइक्रोब का मीडिया बनाने में, मीडिया प्रिपरेशन। जैसे आपकी बुक में 12th में दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें भी आप मीडिया बनाते हो, तो मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए हमें। सॉलिडिफाइंग एजेंट इज अगर अगर। ऐसे ही जब बैक्टीरिया या फंगी की कॉलोनी बनाते हैं, उनको हम किसी कल्चर में ग्रो करते हैं, तो वहां भी हमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है वो अगर अगर है। यहां पे इसका काम क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट का, सॉलिड करने के लिए, है ना, ये क्लियर। और हिमांशी ने अगर अगर का यूज पूछा था किसी चीज में, तो बता ही दिया मैंने आपको। सर किस फॉर्म में होता है अगर अगर? पाउडर के जैसा होता है, सूखा सा पाउडर होगा, आता है मार्केट में अगर अगर, कोई 500 रुपए का हाफ kg अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस हो सकते हैं रेंज में, तो उसका है। अगर आप मास्टर शेफ देखते हो तो वहां तो हमेशा जेली बनाने के लिए वो अगर अगर को यूज करते हैं। 5 स्टार होटल में बैठ के आइसक्रीम खाएंगे तो अगर अगर से बन जाएगी। अगर मिठाई मान लीजिए 1000 रुपए किलो है तो अगर अगर यूज किया जा सकता है, इट्स नॉट बिग इशू। बट अगर 400 रुपए है तो अगर अगर से तो बनेगी नहीं, फिर या तो जेलेटिन से बनेगी या काराजिनिन से बनेगी। सेम विद द केस ऑफ आइसक्रीम्स, केक्स के ऊपर चेरी लगी होती है, तो वो सब चीजें जो है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की बनी हुई हैं। या तो एनिमल प्रोटीन होगा जेलेटिन, और अगर एनिमल प्रोटीन नहीं है तो कोई भी कोलाइडल सब्सटेंस। अगर अगर बेस्ट ग्रेड का है, एडिबल प्रोडक्ट्स में काराजिनिन यूजुअली यूज होता है। लो ग्रेड का एलिजिन था जो ब्राउन एल्गी से पड़ा था, डिपेंड करता है कि कितनी महंगी उतनी चीजें यूज है। पोरफायरा याद रखिएगा, एडिबल है, सी फूड में इसे भी यूज कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नाम दे रखा है पॉलीसाइफोनिया। आपको यह याद रखना है कि पॉलीसाइफोनिया इज ए रेड एल्गा, इतना सा याद रखना है।
सर अगर अगर न्यूट्रिशन सोर्स भी होता क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही है, तो जैसे स्टार्च होता है वैसे अगर अगर है, एनर्जी तो मिल ही जाएगी आपको। रेड एल्गी में 2 फिगर एनसीईआरटी में दिए हैं, पोरफायरा मैंने अभी बताया, एडविल है, पॉलीसाइफोनिया उसका डायग्राम बना था इसलिए आपको दे दिया। पॉलीसाइफोनिया में एक्सिस भी होता है, ब्रांचेस भी बन जाती हैं, तो उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एल्गी। हम एल्गी में इतना ही हमें पढ़ना था, ग्रीन ब्राउन एंड रेड। रेमी ने पूछा था सर ल्यूरिया अगर इज सेम दैट वी यूज इन अवर एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू मेक ए माइक्रोबियल कल्चर। ल्यूरिया आई थिंक शायद वो किसी साइंटिस्ट के नाम या किसी और ट्रेड नेम में होगा, अगर तो सेम ही है, अगर अगर सेम है, जैसे मेरी इंडस्ट्री है तो मेरे नाम से अगर अगर होगा, आपकी है तो आपके नाम से, तो ट्रेड नेम अलग अलग हो सकते हैं, केमिकली दे आर सेम। माइक्रोबियल कल्चर और टिश्यू कल्चर में हमेशा अगर अगर ही यूज होता है, वहां तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर अगर के यूज भी हैं, एडिबल भी है, बट मोस्टली वो माइक्रोबियल और टिश्यू कल्चर में यूज किया जाएगा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर एल्गी। एल्गी का कंटेंट जितना भी था उतना हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास ब्रायोफाइटा की होगी, पीछे से रिवाइज भी करते जाइएगा, और आगे के लिए एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, हालांकि हम तो उसे अपने हिसाब से डिस्कस कर ही रहे हैं। टेस्ट आपका कैसा हुआ था? हिमांशु पंडित ओके सर जी, शिवानी ओके, अभिषेक ओके, रैनी ओके एंड ऑल। टेस्ट कैसा किया था कल? गजब गजब टेस्ट कैसा होता है बेटा? गुड, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। टेस्ट के डाउट हो तो हम फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पहले ही आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। बहुत बढ़िया, अभिषेक, श्लोक ने भी लिखा है गुड, तान्या जायसवाल, अच्छा ठीक है। कुछ टाइम में मार्क्स भी मुझे मिल ही जाएंगे आप लोगों के, तो मैं खुद ही आइडिया लगा लूंगा किसका टेस्ट कैसा गया, बट इट्स गुड कि अगर वो रियली गुड है तो। और बाकी सब नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स हैं, अगर टेस्ट के कोई डाउट्स हैं तो हम अगली क्लास में पहले डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम आपका एक्सटेंड ही हो गया है कुछ मिनट्स। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।